चलिए देखिए भाई, ध्यान समझिएगा। अब हमारे पास इतिहास का एक जो चैप्टर है जिसका नाम है कौन सा, विद्रोही और राज। तो विद्रोही और राज है चैप्टर चालू, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार वो जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का, आपने नाम सुना होगा रानी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का, ठीक है। तो इस कहानी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि आखिर वो रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था, ठीक है, क्या परिणाम निकले उसके, हम हारे क्यों, सब कुछ उसके अंदर हमें इसमें बात करनी है। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ध्यान समझना, तो मैं पहले ना आपको इस चैप्टर को बताने से पहले कहानी बताता हूं कि आखिर ये क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई है, समझना ध्यान से। कहते हैं कि इस क्रांति की जो स्टार्टिंग की डेट मानी जाती है ना, वो मानी जाती है आपकी 8 अप्रैल 1957। 8 अप्रैल, सुना ध्यान से, 8 अप्रैल 1957। यह वह डेट था जिस दिन, सॉरी 8 अप्रैल 1857, सॉरी 8 अप्रैल 1857, सॉरी, ठीक है। तो ये कहानी की स्टार्ट होती है आपकी 8 अप्रैल 1857 से। जब हुआ क्या था कि इस दिन ना हमारे देश के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम है मंगल पांडे, इनको ना फांसी पे चढ़ा दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। इनको फांसी पे पता क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि इन्होंने, देखो आप सबको पता होगा कि मंगल पांडे जो थे ना, वो उस समय मतलब एक तरह से पुलिस वाले तो थे, बट उस समय शासन किसका, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजी पुलिस सेना के अंदर ये एक सिपाही थे, ठीक है। और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और फांसी पर चढ़ने के पीछे कारण ये था कि इन्होंने अंग्रेजी अफसर के साथ बदतमीजी की थी या उनका कहना नहीं माना था। तो आप देखोगे ना, तो 8 अप्रैल के बाद से कहीं ना जो सिपाही लोग थे, भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश सेना के अंदर काम कर रहे थे, उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तो चालू हो चुका था, ठीक है। और इस विद्रोह को ना एक हवा मिल जाती है कब, तो वो दिन था आपका 9 मई 1857 को, ठीक है। अब इसको भी हवा कैसे मिलती है ना, तो एक कहानी है कि ना, ये कहानी उठती कहां से, तो ये उठती है दमदम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो दमदम में ना एक रेजिमेंट है आपका, मतलब जो उसमें ब्रिटिश रेजिमेंट होता था, रेजिमेंट समझते ना, ब्रिटिश पुलिस वालों का एक जत्था। तो इसमें हुआ यह था कि एक अफवाह के तौर पे मान के चलो कि ना एक अफवाह ये फैली थी यहां से कि भाई एक नया जो एनफील्ड राइफल आया है ना, उसका जो कारतूस है, उस कारतूस में सुअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है। और होता यह था कि उस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले ना उसे दांतों से छीलना पड़ेगा। और गाय की चर्बी जो है वो किसके लिए खराब है, हिंदुओं के लिए, और सुअर की चर्बी मुस्लिमों के लिए। तो एक अफवाह ऐसी फैली कि इन कारतूसों में कहीं ना कहीं, इन कारतूसों के माध्यम से अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, हमारा जो है धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। एक्चुअली ये अफवाह थी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और जब ये अफवाह फैली ना, तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया भाई, क्या, जैसे धीरे धीरे अफवाह फैलती चली गई, तो वो जो नया राइफल आया ही था उस समय, तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, हम इस नए राइफल से ड्रिल या अभ्यास नहीं करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी अफसर की बात नहीं मानी ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो उनमें से कुछ ऐसे 85 सैनिक तो ऐसे थे हमारे जिनको क्या कर दिया गया, जिनको हटा दिया गया। 85 सैनिक ऐसे थे जिनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। और कुछ सैनिक आपके ऐसे थे जिनको जेल में बंद करके कितने साल की सजा मिली, 10-10 साल की। तो यहीं से कहीं ना कहीं वो समय है मेरठ का। तो याद रखना, मेरठ से हुई है शुरुआत 1857 के क्रांति की, और वो डेट था 9 मई 1857। और ये हुआ क्यों, तो मैंने कहानी बता दी। 2 मेन रीजन थे। पहला रीजन तो आपका मंगल पांडे वाला, और दूसरा वो जो अफवाह फैली थी ना उसके बाद का, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आपके एनसीईआरटी की बुक में ना कुछ कहानी टाइप में कुछ लिखा हुआ है, जरा इसको देखते हैं समझने के लिए एक एक करके। तो मैंने बताया 9 मई से कहानी चालू हो चुकी थी। 10 मई 1857 का दिन है। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी, मेरठ कैंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। वो जो मेरठ की सिपाही छावनी थे ना, उन लोगों में क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है। और हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई। और ये हलचल जो, मतलब याद रखना, तो सबसे पहले शुरुआत जो है इस क्रांति की, वो स्टार्टिंग कहां से होती है, मेरठ से, ठीक है। मेरठ की छावनी ने 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया।
इसकी शुरुआत सबसे पहले जो पैदल या आर्मी होते हैं ना वो करते हैं, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात गांव के लोग सिपाहियों के साथ फिर जुड़ जाते हैं। सिपाहियों ने सबसे पहले क्या किया, शस्त्रागार, शस्त्रागार समझते हो, जहां पे सारे वेपन्स रखे होते हैं, तो शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर, यानी जो अंग्रेज हैं उन पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, जितने भी सरकारी खजाने थे सबको, सभी सरकारी इमारतों को तहस नहस कर दिया, उनको जला दिया, उनसे सब कुछ रिकॉर्ड भी छीन लिया, लूटपाट कर लिया उनका, ठीक है। और फिर शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी ना उसको भी काट दी गई, ताकि भाई मेरठ का जो बात हलचल हो रही है ना वो दिल्ली तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और अंधेरा पसरते ही, जैसे ही अंधेरा हुआ, ये सारे सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर कहां चला गया, दिल्ली। क्योंकि हम सबको पता है ये उस समय की बात है जब ना पूरे देश के अंदर थे तो वैसे कई राजा महाराजा, बट इनमें से जो सबसे ज्यादा चलती थी ना वो किस राजा की चलती थी, मुगल बादशाह की। और उस समय दिल्ली के लाल किला में जो थे मुगल बादशाह वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। तो क्योंकि इन सिपाहियों को चाहिए था अपना एक लीडर जो इस क्रांति को लीड कर सके, तो इसके लोग कहां आ जाते हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो समय पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है। तो 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी, उसके बाद 9 मई के बाद दमदम से एक अफवाह फैलती है कि नया राइफल में क्या है, सुअर और गाय की चर्बी मिलाई गई है, धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। उसके बाद 10 मई को मेरठ छावनी के अंदर ना विद्रोह करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। सबसे पहले पैदल सेना, उसके बाद घुड़सवार, फिर धीरे धीरे शहर तक चला जाता है। ये चुन चुन करके ना जहां जहां अंग्रेज दिख जाते हैं, अंग्रेज अफसर, उनको मारते हैं, जला देते हैं, उनके रिकॉर्ड, सरकारी खजाना सब लूट लेते हैं। यहां तक कि जहां पे वेपन्स रखे थे ना उनको भी ये लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, गोला बारूद सब अपने कब्जे में, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही शाम होता है तो ये घुड़सवार जत्था जो था ना, ये नाइट राइडर्स, ये कहां चल जाते हैं, हम दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि इनको चाहिए एक राजा जो इनको लीड करे। तो अब होता क्या है, अगर बात करें तो देखो चांस से यह जत्था 10 को रवाना हुआ, 10 मई को, और कहते हैं 11 मई को तड़के, यानी कि बहुत सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंच गया, ठीक है। 10 मई को स्टार्ट हुआ और 10 मई की रात को निकले और 11 मई को सुबह सुबह लाल किले के सामने पहुंच जाते हैं सब लोग, ठीक है। लाल किले उस समय वहां पर कौन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर आए। क्यों, क्योंकि इनको चाहिए एक नेता। समझ भाई यहां तक, ठीक है। रमजान का महीना था, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर और सहरी, रोजे के दिन जो सूरज उगने से पहले कुछ भोजन खाते हैं ना, तो नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे ही थे कि उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया, ठीक है, मतलब जिल्लाही, ठीक है, ये सारे कुछ वर्ड्स। बाहर खड़े सिपाहियों से जानकारी मिली कि जो बाहर से खड़े सिपाही थे ना उन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई काहे, क्यों आए हो यहां पर। तो उन लोगों ने कहा कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, और क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और हमारा धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। समझ चीज। 10 मई को रवाना हुआ, 11 मई की सुबह सुबह वो पूरा जत्था लाल किले के फाटक पर पहुंच जाता है। रमजान का महीना था, बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर और सुबह की सहरी खाकर ही उठे थे कि बाहर हो हल्ला सुनाई दिया। सैनिकों को भेजा, देखो क्या हो रहा है। तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि जी देखो ऐसा है कि हम मेरठ से आए हैं और वहां पर जितने भी अंग्रेज अफसर हैं सबको मार के आए हैं, क्योंकि वो हमें क्या करवाने पर मजबूर कर रहे हैं, जो सुअर और गाय की चर्बी से बने कारतूस हैं उसको खींचने के लिए कह रहे हैं, मतलब उनको दांतों से खींचो और धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। अभी एक मेरठ से आया, अब एक और आ चुका था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग, अब दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे जो अंग्रेजी लोग थे ना वो भी मारे जा रहे थे। दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमले हुए, क्योंकि ना इन जो विद्रोही थे ना, इन विद्रोह को लगता था, या जो विद्रोह करने वाले सैनिक लोग हैं ना, इन लोगों को लगता था कि ये जो जितने भी दिल्ली में अमीर लोग हैं ना, ये सारे जमींदार लोग, ये इनके चाटुकार हैं। किनके? अंग्रेजों के। इनको भी मारो। इन लोगों ने भी क्या किया है, हमें बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाए हैं, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर आ चुकी थी और यहां पर इतने सैनिक आ गए कि अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। जो भाग गए, जो नहीं भागे वो मार गए, ठीक है। कुछ सिपाही लाल किला के किले में दाखिल होने के लिए दरबार में शिष्टाचार का ही पालन नहीं करते। शिष्टाचार समझते हो
कि मुगल बादशाह तक नहीं कहेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो उनको शुक्र सलाम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, तोड़ मचाने लग गए कि खोलो। अब ऐसे में हुआ ये कि बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें, अर्थात बादशाह उन्हें कहें कि हाँ मैं इस सेना को लीड करूंगा। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने का कोई और इरादा नहीं था, क्योंकि गुस्साई वीर को देखकर उन्हें लगा कि अगर बात नहीं मानेंगे तो हो सके हमें भी मार के चला जाए यहां से, ठीक है। तो इसलिए इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, एक लीगलिटी मिल गई कि मुगल बादशाह इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि तब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जाने लगा। अब तक वो विद्रोह बस चल रहा था, बट जैसे मुगल बादशाह ने हाँ भर दी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, तब उसे एक लीगल मिल गया कि हाँ भाई, वो भी किस बादशाह ने बोला, कोई मामूली बादशाह ने नहीं, मुगल बादशाह ने, और इनके फरमान पे तो कई लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये बात थी, ठीक है। बाद में इनके साथ बहुत बुरा होता है, मुगल बादशाह के साथ ही इन्होंने आज कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इनको कुछ समय के बाद इनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, और इनको खुद कहां भेज दिया जाएगा, म्यांमार, रंगून, उस जेल में जहां पे इनकी मौत हो जाएगी बाद में चल करके। और इनके बाद ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आज के बाद कोई भी मुगल का नहीं बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ है क्या, देखो समझो। तो 9 मई को क्रांति होती है मेरठ में, 10 मई को रवाना, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 12 और 13 मई ना उत्तर भारत का माहौल बहुत शांत रहा, ठीक है। 12-13 मई को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, अंग्रेज लोग मारे गए हैं, तो मुगल बादशाह ने भी कह दिया कि ठीक है भाई मैं इनके साथ हूं अब से, ठीक है। अब होता क्या है तो देखते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है, समझा भाई यहां तक, ये हो क्यों रहा है ये सब कुछ, ये चैप्टर हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। अब देखते हैं ध्यान से हुआ क्या, सैन्य विद्रोह कैसे हुआ। सिपाहियों ने अलग अलग, देखो सिपाहियों ने अलग अलग संकेतों का प्रयोग करके, जब सैन्य विद्रोह होता था ये पता कैसे चलता था, तो जो सिपाही लोग होते थे ना, ये अलग अलग सिग्नल का इस्तेमाल करते थे कि अभी हम हमला कर रहे हैं, अभी हम हमला कर रहे हैं। कैसे पता चलता था, तो ये पता चलता था कैसे, तो सिपाहियों ने अलग अलग संकेतों के द्वारा इस संकेतों का प्रयोग किया। जैसे शाम होते ही तोप दाग देना, तोप दागा तो चलो चलो मारने चलते हैं, या फिर कहीं पे बिगुल बज जाता था, बिगुल बजते ही समझ लो कि विद्रोह चालू हो चुका है, चलो मारो उनको, ठीक है। इन विद्रोही सिपाहियों ने सबसे पहले किसको लूटा, शस्त्रागार को, ठीक है। उसके बाद सरकारी खजाने को लूट लिया, फिर उसके बाद जेल तोड़कर, जो इनके मैंने कहा था ना मंगल पांडे के समय कई लोगों को 10-10 साल की सजा सुना करके जेल में भर दिया था, तो अपने साथियों को आजाद कराया, और उसके बाद टेलीग्राफ, अंग्रेजी दफ्तर, जो रिकॉर्ड रूम थे, सभी को नष्ट कर दिया। इनके निशाने पर अंग्रेज व उनसे जुड़ी हुई हर चीज थी, ठीक है। ये विद्रोही होते ना, वो अंग्रेज और अंग्रेजों से जुड़ी हुई हर चीजों पे निशाना बना रहे थे, ठीक है। इसी कारण मैंने कहा कि जो उस समय अमीर लोग थे ना शहरों के अंदर, जमींदार हो गए, इन्होंने उनको भी मारा, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये लोग जो थे ना, ये अंग्रेजों को बहुत जी हजूरी करते थे, जी साहब इनको मारो पहले, ठीक है। समझा भाई ये चीज, हाँ। अब अगर हम देखेंगे यहां पर तो हम देख पाएंगे है क्या, विद्रोह में हिंदू, मुस्लिम व तमाम अन्य धर्म के लोग भी आपस में मिल चुके थे, ठीक है। वह देखते देखते यह विद्रोह अपना दायरा फैलाता चला गया। मेरठ के बाद धीरे धीरे अलग अलग जगह पहुंचता चला गया, लखनऊ, उत्तर भारत, बिहार, कानपुर, हर जगह फैलता चला गया, ठीक है। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में तो बड़े अमीर व साहूकारों पर भी निशाना साधा गया, क्योंकि यह आम जनता के उत्पीड़क और अंग्रेजों के चापलूस माने जाते थे, ठीक है। इसलिए वहां पर इनको भी मारा गया। मई जून के महीने में हुई विद्रोह, वो जो मई जून के महीने में जो विद्रोह हुई ना, वो इतनी ज्यादा विद्रोह हुई कि अंग्रेज उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। मई जून में इतना ज्यादा अंग्रेज डर चुके थे ना, अंग्रेज कहते थे भाई विद्रोह बाद में रुकेंगे, पहले अपना जान बचा के भागो। तो वही कह रहा है कि मई जून के महीने में हुई विद्रोह की आग की लपटें इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और वो अपनी जान और संपत्ति बचाते हुए भागते फिरे। एक ब्रिटिश अफसर ने तो यहां तक लिख दिया था कि ब्रिटिश शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। समझा चीज। तो विद्रोह कैसे हो रहा था, तो हमने देखा कि शाम होते ही तोप दाग दिए जाते थे, शाम होते ही बिगुल बजा दिया जाता था, पता चल जाता कि विद्रोह होना चालू हो गया, ठीक है। लोग जो थे, सैनिक होते थे, जाते थे, सबसे पहले शस्त्रागार लूटते, अंग्रेजी खजाना लूटते, उसके बाद रिकॉर्ड रूम को जाते कि कोई रिकॉर्ड ही ना बचे इनके पास, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते थे, धीरे धीरे हर जगह तक फैलता चला गया। इन लोगों ने अंग्रेज और अंग्रेज से जुड़ी हुई हर चीजों पर निशाना साधा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहते हैं ना कि लखनऊ, कानपुर और बरेली में तो साहूकार या जमींदारों को भी मारा, क्योंकि उनको लगता था ये लोग अंग्रेजों के चापलूस हैं, ठीक है।
मई जून के महीने में जो ये विद्रोह था वो इतना तेजी से फैला कि अंग्रेजों के पास इसके प्रति कोई जवाब नहीं था। और एक समय ऐसा आया कि एक अंग्रेजी अफसर ये कहता है कि ब्रिटिश शासन जो है ना वो कैसे बिखर गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। समझना भाई ये चीज यहां तक? ये पूरी कहानी थी, मेजर चीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं यहां पर ये संचार के माध्यम। अच्छा देखो, कहते हैं ना कि आखिर ना एक कम्युनिकेशन कैसे करते थे, एक दूसरे तक संदेश कैसे पहुंचाते थे। तो कहता है क्या, यह बात तो स्पष्ट थी कि विद्रोहियों के मध्य संचार का बेहतर साधन रहा होगा, कम्युनिकेशन का एक अच्छा सिस्टम रहता ही होगा। तभी तो कि भाई अब हम अटैक कर रहे हैं, अब तुम अटैक करो। ये पहुंच कैसे रहा था एक दूसरे की बात, कहीं ना एक कम्युनिकेशन सिस्टम तो होगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है स्टार्टिंग के अंदर ही कि या तो शाम को तोप दाग दिए जाते थे या फिर बिगुल बजा दिया जाता था। एक जगह बिगुल बजता था तो बाकी लोग समझ जाते थे कि भाई वहां पे क्या होने वाला है, विद्रोह होने वाला है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ ना इसकी पुष्टि ना एक चीज से मिलती है जिसकी आपके एनसीईआरटी में चर्चा दे रखी है, ये वाली बात कि मई में ना विद्रोह के जब शुरुआत हुआ था, मई में जब विद्रोह शुरुआती हुआ था ना, तो उस समय एक रेजिमेंट का नाम आया है जिसका नाम है 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी। 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी। इन लोगों ने ना, ये एक सैनिक नाम है, एक सैनिक जत्थे का नाम था। इन लोगों ने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी एक सैनिक जत्था है, इनको एक पत्र लिखकर कहा कि देखो भाई हम विद्रोह करने वाले हैं, और विद्रोह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने धर्म को बचाना है। अब हमें आपका परमिशन चाहिए, हमें आपकी तरफ से चाहिए, आपका हुक्म चाहिए कि क्या आप भी हमारे साथ हैं कि नहीं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आ रहे हैं आपके एरिया में अभी। ठीक है, सही चीज भाई। तो वही चीज था। तो आप समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम तो होता चलता था, मतलब एक जो बातचीत थी ना विद्रोहियों में वो हो ही रही थी। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि विद्रोह के दौरान संचार कैसा होता है, तो हम कहेंगे विद्रोह के दौरान संचार इस प्रकार से होता था कि या तो तोपे दाग करके, बिगुल बजा करके, और कभी कभी पत्रों के द्वारा, जिसका आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि एक था क्या, 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी ने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही जत्थे को एक पत्र लिखकर यह भेजा कि भाई, पत्र लिखा कि हमने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं और विद्रोह का फैसला किया है। अब हमें आपके हुक्म का इंतजार है, अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो हम फटाफट आपके एरिया में आकर के आपके अंग्रेजों को भी मार देंगे। ठीक है भाई। तो ये चीज था, आप समझ सकते हो कि आखिर किस प्रकार से जो पूरा सिनेरियो था, जो पूरा आपका संचार माध्यम था वो चल रहा था। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि संचार कैसे होता था, कम्युनिकेशन कैसे प्रकार से होता था। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ना इस पूरे विद्रोह का योजनाकार कौन था, मतलब जो पूरा विद्रोह होता था तो इसको आखिर प्लान कौन करता था। तो इसके बारे में ना आपके पूरे एनसीईआरटी फोल्डर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है इसका। यहां से आप समझना, देखो क्या कहते हैं हमारे पास कि पूरा योजनाकार कौन था इसका। तो कहते हैं देखो, अवध यहां चालू है, अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन, अवध मिलिट्री पुलिस का एक कैप्टन है जिसका नाम क्या था, हियरसे। अवध मिलिट्री पुलिस का कैप्टन है जिसका नाम था हियरसे। उनकी सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। मतलब भारतीय सिपाहियों को यह बात कहा गया कि अवध मिलिट्री कैप्टन जो है ना हियरसे, इनको आपको बचाना है। भारतीय सैनिकों को यह बात कही गई। जैसे हम देखते हैं ना आरआरआर वाले के अंदर मूवी में स्टार्टिंग में ही जो होता है आपका, उसके पास जिम्मा होता है कि भाई तुम्हें उसको बचाना है, उस वाले अफसर को, या विद्रोह को शांत कराना था। सेम वैसा ही था कि यहां पर भी क्या हुआ है हमारे पास। तो अवध मिलिट्री पुलिस का एक कैप्टन है हियरसे, उसको बचाने की जिम्मा किसके पास था, भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था ना, वहीं पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। जहां पर कैप्टन हियरसे की पोस्टिंग थी वहीं पर कौन सी इन्फेंट्री थी, आपकी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपनी तमाम गोरे अफसरों को, इन 41वीं इन्फेंट्री ने ये कहा कि भाई देखो क्या है कि हमने अपने सारे तमाम गोरे अफसरों को मार दिया, अब बचा है हियरसे, हियरसे को भी हमें मारना है। तो इन्होंने अवध मिलिट्री में जो बंदे थे ना भारतीय सैनिक, उनको ये कहा कि यार ऐसा करो, या तो तुम खुद ही हियरसे को मार दो या फिर उससे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दो। समझ रहा कहानी क्या है। अवध के मिलिट्री का कैप्टन हियरसे, वो तैनात था कहां पर, आपका अवध के अंदर। ठीक है, और इसकी सुरक्षा किसके हाथ में थी, भारतीय सैनिकों के हाथ में। और जहां ये तैनात था ना, तो वहीं पर आई थी कौन,
41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इन्होंने उन भारतीय सिपाहियों से कहा कि देख भाई, हमने सारे अपने गोरे अफसरों को मार दिया, तुम भी मार दो, और अगर तुम नहीं मारना चाहते, तुम्हें माया लग रहा है, तो एक काम करो, इनको हमारे पास भेज दो, हम मार देंगे। ठीक है, बट हुआ ये कि मिलिट्री पुलिस ने, यानी वो जो भारतीय सिपाही थे, उनने दोनों दलीलें खारिज कर दी कि देख भाई, ना ही हम मारेंगे, ना ही हम इसे तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। ठीक है, समझना। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाती थी। फिर बाद में जब भी क्या होता था ना कि दो रेजिमेंट में, जब भी दो सैनिकों में कुछ विवाद हो जाता था ना, तो जो दोनों रेजिमेंट होते थे उनकी एक पंचायत आपस में बुलाई जाती थी कि भाई, हमने अपने गोरे अफसरों को मारा, तुम्हें अपने गोरे अफसरों को मारने में क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, क्यों इतना ज्यादा प्यार हो रहा है तुम्हें इससे? ठीक है, इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक थे कौन? चार्ल्स बॉल। उन्होंने ये लिखा है कि ये पंचायतें ना रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी, कानपुर के सिपाही की लाइनों में जुटती थी। ठीक है, इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जाते थे, कि जैसे कि यहां पर देख रहे हो आप, 41 नेटिव इन्फेंट्री और आपका जो अवध में जो भारतीय सैनिक थे, जिनकी जिम्मेदारी थी किसको बचाना? हेयरसे को बचाना। इन दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो इन लोगों ने क्या किया? तो इन लोगों ने रात में कानपुर में क्या किया? एक सिपाही पंचायत बैठाई। ठीक है, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे थे, परंतु ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई इस पूरे विद्रोह का योजनाकार कौन है, तो हम कहेंगे कि ये सिपाही खुद ही अपने, ये जो सिपाही थे ये खुद ही अपने विद्रोह के योजनाकार होते थे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आप ये पूरा लिख सकते हो कि जब अवध में हेयरसे तैनात था, उसको बचाने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थी। ठीक है, तो वहीं पर 41 नेटिव इन्फेंट्री भी थी, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो इसको मारेंगे, पर जब दोनों में बात नहीं बनी तो दोनों ने आपस में साझा किया, पंचायतें बैठाई, मिलकर एक फैसला तय करते थे। ठीक है, तो यानी क्या करना है क्या नहीं करना है फैसला कौन करेंगे? ये सिपाही ही करते थे। ठीक है, यानी कि इस पूरे योजना का जो कर्ता धर्ता है वो कौन है? यहाँ के सिपाही खुद ही है। ठीक है भाई, सुनाया चीज आ गया? ठीक है वंश, अब अगर हम बात करेंगे, देखो समझना, अब यहां पर ना विद्रोह के कुछ नेता, देखो यहां से ना एमसीक्यूज बनते हैं आपके, इनके नाम। तो विद्रोह के नेता की बात करें तो जगह जगह पर विद्रोही ने अपना नेता किसी ना किसी शासक को बनाया। जगह जगह पर इन्होंने क्या किया? अपना नेता किसी ना किसी को जरूर बनाया। ठीक है, कुछ नेता या तो सच में बन गए अपनी इच्छा से, या फिर कुछ को जबरदस्ती डर के मारे बनना ही पड़ा। जैसे कौन थे? बहादुर शाह जफर, तो वही था। दिल्ली के नेता कौन थे? कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर में कौन थे? तो पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड वही बाजीराव मस्तानी वाला। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव सेकंड के एक बेटे थे कौन? नाना साहेब, ये वहां से लीड कर रहे थे। झांसी से कौन लीड कर रही थी? आरा से कुंवर सिंह, आरा बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है भाई, फिर वही बात करें लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? तो बिरजिस कद्र और इनकी मां बेगम हजरत महल, ये दो लीड कर रहे थे। अवध से वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। और छोटा नागपुर में ना एक जगह है सिंहभूम, सिंहभूम से कौन लीड कर रहा था? आदिवासी गोनू। और यूपी के बड़ौद परगाना जिले से कौन कर रहे थे? शाहमल। शाहमल के बारे में आपके इसमें अंदर एक लाइन दे रखी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार आप इसे जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर बात किया, हमने बताया था आपको कि कुछ नेता जो थे, जो कुछ प्रमुख नेता थे इसके अंदर, तो उसी ने प्रमुख नेताओं में से एक नेता का नाम है आपका शाहमल। और शाहमल के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर कुछ बातें दे रखी हैं। अर्जुन, तो शाहमल के बारे में क्या क्या बातें दे रखी है, समझना ध्यान से। तो पहला कहता है कि शाहमल जो थे ना, ये उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगाना के एक बड़े गांव के रहने वाले व्यक्ति थे। कहां के? उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगाना के एक प्रमुख या एक व्यक्ति थे। वह एक जाट कुटुंब को संबंध रखते थे, यानी कि एक तरह से किससे बिलोंग करते थे? एक जाट जाति से। ठीक है, जो 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। समझ ध्यान से। तो क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हम बात करें तो जो शाहमल है ये उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगाना से बिलोंग करते थे।
और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जाट कुटुंब से, जाट परिवार से बिलोंग करते थे, जिनको या जो कितने गांवों से फैला हुआ था, 84 देश यानी 84 गांवों में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। याद रखना, जो इस बड़ौत परगना ये जो इलाका था ना, इस इलाके के आप जमीनों को देखोगे तो ज्यादा उपजाऊ है और कहीं ना कहीं ज्यादा सुविधाएं भी यहां पर आपको मौजूद थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी, मतलब काली मिट्टी भी थी और नमी मिट्टी में नमी भी था, जो खेती के लिए, उपजाऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। और यहाँ पर जितने भी गांव के लोग थे ना, वो सारे गांव के लोग कहीं ना कहीं अमीर लोग थे, धनी वर्ग के लोग थे और ब्रिटिश नीतियों को या ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी को कहीं ना कहीं खराब मानते थे ये लोग। ठीक है, लगान की दर भी ज्यादा होती थी और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी, क्योंकि क्या था, यहाँ के गांव के लोग संपन्न तो थे, बट यहां पर जो ब्रिटिश की जो टैक्स पॉलिसी थी, उसका जो रेट ऑफ टैक्स था ना, ब्याज की दर, कर की दर, लगान की दर, वो ज्यादा होने के कारण और वसूली इतनी सख्त थी कि अगर कभी टाइम पे ना चुका पाओ तो इनकी जमीन जो थी वो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के हाथों में चली जाती, क्योंकि जमींदारी प्रथा थी ना, तुम्हारी जमीनों को बेच दिया जाएगा। ठीक है, इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। जिनको बेची जा रही थी जमीन, वो इस पे अपना कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के, समझना ध्यान से, तो शाहमल ने क्या किया, अगर बात करें तो शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों, यानी कि जितने भी इसके क्षेत्र में आते थे, उन सभी मुखियाओं और काश्तकारों को इकट्ठा किया। इसके लिए उन्होंने रात के साए में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। तो देखो समस्या क्या थी, अगर आपको समझ में आया हो अब तक, तो बड़ौत गांव का जिला, यूपी का एक बड़ौत गांव का क्षेत्र, जिसके अंदर हम बात करेंगे तो क्या होते थे, तो शाहमल वहां से बिलोंग करते थे। ये एक जाट कुटुंब से बिलोंग करते थे, जिनका जो शासन था वो 84 देश यानी कि 84 गांवों तक फैला हुआ था ये परिवार इनका। ठीक है, कहते हैं क्या, यहाँ की जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी, ठीक है, और हर सुविधाएं भी यहाँ पर थी, जिसके कारण यहाँ पर जो अंग्रेजों की नजर थी ना टैक्स को लेकर के, कि भाई उपजाऊ जमीन है तो टैक्स ज्यादा लेंगे, और कभी कभी अगर समस्या हो जाए या बारिश अच्छी ना होती थी तो फसल तो इनकी होती नहीं थी, पर टैक्स की रेट ज्यादा होने के कारण और वसूली सख्त होने के कारण क्या होता था कि ये लोग ना अपना टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो फिर इनकी जमीनों को जमींदारों को बेच दिया जाता था। ठीक है, यानी इनकी जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ने के कारण शाहमल ने क्या किया, इन सभी 84 गांवों के मुखियाओं को इकट्ठा किया और रात के साए में गांव गांव जाकर बताते थे कि अंग्रेजों ने कैसा विद्रोह किया है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कैसे हमें प्रताड़ित कर रखा है, अंग्रेजों ने कैसे हमें कष्ट पहुंचा रखा है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहां भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगे। मतलब कई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, कई लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दिया। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजन व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। तो किसानों ने क्या किया, अपने खेत और घर बार छोड़ दिया और जा करके जो जमींदार थे ना उनको लूटने लग गए। ठीक है, बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो जिन लोगों को, जिनकी जमीनों को छीन करके दूसरे लोगों को दे दिया था ना, उन लोगों ने क्या किया, दोबारा से अपनी जमीनों पे कब्जा वापस पा लिया। कैसे पाया, तो इसका बलपूर्वक। समझे, अंग्रेजों ने तो इनकी जमीन इनके हाथों छीन करके बाहरी लोगों को दे दिया और इन लोगों ने वापस से विद्रोह करके वो जमीनों को वापस पुनः प्राप्त कर लिया। फिर अगर बात करें तो शाहमल के आदमियों ने क्या किया, शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल तोड़ दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। वही कह रहा है कि शाहमल के आदमियों ने क्या किया, जो भी सरकारी बिल्डिंग थी, जो भी अंग्रेजी बिल्डिंग थी, अंग्रेजी दफ्तर, उन सब पे कब्जा किया, उन सब पे हमला कर दिया, नदी पुल तोड़ दिया, जमीन जो थी उन सबको, या जो सड़कें बनी थी ना पक्की सड़कें, उन सबको खोद डाला इन लोगों ने। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि विद्रोह की खबर सुनकर के अन्य अंग्रेजी सैनिक यहां पर आ पाए, और अगर आए भी तो उन्हें आने में बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो दूसरी वजह थी कि इन्होंने अपने पुलों और सड़कों को इसलिए तोड़ दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये जो था किसका प्रतीक माना जाता था, ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। ठीक है,
उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को भी काफी ज्यादा सहायता पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार को बंद कर दिया। ठीक है भाई। स्थानीय स्तर पर सजा करने वाले शाह महल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में भी डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दे दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारे पास, तो अगर मैं पूरा बताऊं शाहमहल के बारे में तो देखो शाहमहल की कहानी इस प्रकार से हुई। शाहमहल कहां पे, यूपी के बड़ौत परगाना क्षेत्र का रहने वाला। ये एक जाट कुटुंब से बिलोंग करता था। इनके उस पूरे क्षेत्र के अंदर इनके 84 मतलब जाट कुटुंब से बिलोंग करते थे। ये जाट कुटुंब से संबंधित, ठीक है, तो जाट कुटुंब से संबंधित थे और 84 गांव तक इनका जो शासन था वो फैला हुआ था। 84 गांव तक ये फैले हुए थे। ठीक है, अगर मैं यहां के जमीनों की बात करूं तो यहां की जो जमीन थी वो कैसी थी, तो यहां की जमीनों की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उपजाऊ थी। यहां की जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ थी। प्लस में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या था कि यहां पर सभी संसाधन भी उपलब्ध हो जाते थे। सभी संसाधन भी आपको मिल जाते थे। तो जमीन उपजाऊ थी, संसाधन भी उपलब्ध थे। ठीक है, परंतु यहां पर क्या था, परंतु यहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने ना जो कर दर थी वो बहुत ज्यादा थी और कर दर इतनी ज्यादा थी कि ये किसान लोग यहाँ का जो था वो पे इसको नहीं कर पाता था। ठीक है, तो कर दर ऊंची थी जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो लोग थे वो इसे पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और ऊंचा टैक्स रेट पे ना करने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, ऊंचा टैक्स रेट पे ना करने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनकी जमीन किसको सौंप दी, बाहरी लोगों को दे दी। ठीक है, जिसके बाद यहां पर विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे शाहमहल ने विद्रोह क्यों किया तो आपको कारण समझ में आ गया होगा। टैक्स रेट ज्यादा होने के कारण जब ये लोग भुगतान नहीं कर पाते थे उसका, तो अंग्रेजों ने इनकी जमीन बाहर व्यक्तियों को बेच दिया, तो इन लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, अब विद्रोह होता कैसे कैसे था, तो अगर मैं विद्रोह के बताऊंगा विद्रोह किस प्रकार से किया जाता था आपका, तो देखो विद्रोह को रात के साए में गांव के सभी मुखियाओं को क्या करके, मुखियाओं को इकट्ठा करके किया जाता था। ठीक है, गांव के सारे मुखियाओं को इकट्ठा करके किया जाता था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बारे में तो एक और पॉइंट आता है, वो क्या था हमारे पास, इन लोगों ने सरकारी या फिर हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी दफ्तरों को ध्वस्त किया तथा जमींदारों को भी इन लोगों ने क्या कर लिया था, जमींदारों को भी लूट लिया था इन लोगों ने। और कई बार तो इन लोगों ने क्या किया, और कई बार सड़कें व पुल को तोड़ दिया। और सड़कें और जो सड़कें थी और जो पुल थी उनको तोड़ने के पीछे कारण क्या था कि ये चाहते थे कि कल को वहां की सैनिक यहां पर आए नहीं, और आए तो उन्हें आने में समय लग जाए। और एक और कारण था कि ये जो था, जो किसका प्रतीक मानते थे, ये मानते थे प्रतीक किसका, अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों ने इसे बनवाया है तो अंग्रेजों की चीजें तोड़ दो। ठीक है, और याद रखना शाहमहल ने ना एक ब्रिटिश डायरेक्टर के बंगले पर भी कब्जा किया और उसे किसका नाम दिया, न्याय महल का नाम। तो अगर आपसे पूछे न्याय महल क्या है, तो शाहमहल ने जिस ब्रिटिश डायरेक्टर के बंगले पर कब्जा किया उस बंगले को उसने क्या नाम दिया, न्याय महल नाम दिया। समझा ये चीज, तो ये था पूरा शाहमहल के बारे में। तो भाई, तो शाहमहल के बाद जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आपके पास कौन सा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब इसके बारे में समझना, देखो ये दो ना एक ही पैरा में बता रहा हूं मैं, इनके बीच से जैसे मैंने कहा, और न्याय भवन जो था, तो अगर आपसे पूछेगा न्याय भवन क्या है, तो शाहमहल ने जिस
बंगले के ऊपर, जिस ब्रिटिश बंगले के ऊपर कब्जा किया था उसका नाम था न्याय महल। अब बात करते हैं मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में। देखो इसके बारे में क्या कहिए, फटाफट देखते हैं। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले सारे मौलवियों में से एक थे। तो जितने भी मौलवियों ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी ना, उन सभी मौलवियों में से सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका अगर किसी मौलवी ने निभाई है तो वो है कौन? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन चुके थे। उपदेशक कौन होता है? जैसे अपने यहाँ होते हैं जो पंडित लोग जो कथा करवाते हैं, ये वैसे ही थे वो भी। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो हैं, ये बहुत ही कम उम्र के अंदर क्या बन चुके थे? उपदेशक बन चुके थे, जो कुरान की सीख देते थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। तो इन्होंने क्या किया था? 1857 के अंदर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद जारी किया, जिहाद अंग्रेजों के विरुद्ध बोलते हुए। और दूसरा ये चीज था कि अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव जाकर के षड्यंत्र करते हुए देखा गया था इन्हें। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह भी कहते थे। समझ ध्यान से। तो अगर पूछे किसको डंका शाह कहा जाता है तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह को। क्यों? क्योंकि पालकी में चलेंगे, आगे आगे ढोल वाले, नीचे नीचे व पीछे पीछे मौलवी के समर्थक, तो इसलिए इनको क्या कहते थे? डंका शाह। ठीक है। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे हैं, और ब्रिटिश अफसर इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर मौलवी के साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं? हजारों लोग जुड़ रहे हैं, समर्थक बढ़ रहे हैं इनके। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे और समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों के ओत-प्रोत हैं। कहीं ना कहीं इनकी मुस्लिम कैटेगरी के अंदर, मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होने लग गई थी। जब 1856 में वो लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर के में उपदेश देने से रोक दिया, और 1856 में जैसे ही लखनऊ आते हैं ना, तो वहां पर इन्हें उपदेश देने से रोक दिया गया कि भाई आप उपदेश नहीं दे सकते। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्होंने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। तो जब ये जेल से आजाद होते हैं, तो आजाद होने के बाद फैजाबाद की जेल में बंद किया गया। जब आजाद होते हैं ना, तो जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो सैनिक रेजिमेंट है, उन्होंने इन्हें अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। किसके विख्यात संघर्ष में? चिन्हाट एक क्षेत्र का नाम हो गया। तो चिन्हाट के संघर्ष में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। यानी कि 22वीं नेटिव रेजिमेंट को ये ज्वाइन करते हैं, और कौन से वाले को? चिन्हाट में जो विद्रोह हुआ था, किसके खिलाफ? हेनरी लॉरेंस के खिलाफ, उसको इन्होंने समर्थन दिया है। ठीक है। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादू शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। काफी हद तक इस विश्वास के कारण लोगों ने उन पे इतना अधिकार या इन पे इतना विश्वास जताया था। तो मौलवी के बारे में जो बातें हुई वो क्या थी आपकी? तो अगर हम बात करें मौलवी के बारे में, तो क्या क्या है मौलवी के बारे में? बात देखो, समझ लो। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है। अगर बात करें तो बहुत ही कम उम्र में ये क्या बन चुके थे? बहुत कम उम्र में उपदेशक बन गए। ठीक है। वह हमेशा किस में चलते थे? हमेशा पालकी में चलते थे, जिसमें क्या होता था? आगे ढोल व पीछे समर्थक, जिस कारण इन्हें क्या नाम दिया गया? डंका शाह का नाम दिया गया इनको। ठीक है। फिर अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो और क्या बात थी? तो मौलवी शाह ने
अंग्रेजों के खिलाफ फतवा नहीं, जिहाद। मौलवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद और कई संघर्ष जारी किए। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें लखनऊ आने से रोका, व साथ ही फैजाबाद जेल में कैद कर दिया, जहां से कब रिहा होते हैं, जहां से रिहा होने के पश्चात इन्होंने क्या किया था, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन किया। वह एक सेकेंड, चिन्हाट के विद्रोह में कैप्टन लॉरेंस के खिलाफ नेतृत्व भी किया। तो ये है आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। ठीक, तो अब देखो भाई, शाहमल और मौलवी साहब के जानने के बाद अब हम बात करते हैं ना 1857 की क्रांति के दौरान ऐसी कौन कौन सी अफवाह फैली, उन अफवाहों के बारे में बात करते हैं। जो कहते हैं क्या यह पूरा विद्रोह जो था वो अफवाहों के द्वारा ही स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बता दिया ये बात। तो पहली अफवाह जो थी ना, वो पता है क्या थी, वो थी राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडर कैप्टन राइट ने, याद रखना, जो दमदम में जो राइफल इन्वेंट्री होती है ना, या राइफल इंस्ट्रक्शंस के कमांडर कैप्टन राइट ने बताया कि दमदम में जो एक शस्त्रागार समझते हो ना, जहां पे सारे वेपन्स रखे जाते हैं, तो दमदम कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो दमदम में जो एक स्थित था क्या, शस्त्रागार, वहां पर काम करने वाले नीची जाति के खलासी का मतलब होता है हेल्पर। सर यहां से अफवाह कहां से हुआ, कहते हैं क्या कि जो आपके कैप्टन राइट थे, जो कि कहां से हैं, कैप्टन राइट जो कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडर थे, और उन्होंने एक बात बताया, ये बात कि दमदम में जो हमारा वेपन का स्टोर रूम था, जहां पे सारे औजार रखे जाते थे, वहां पर ना एक नीची जाति का खलासी था, हेल्पर, और उस खलासी ने एक बार जनवरी 1857 में, मई में आंदोलन शुरू हुआ है, जनवरी की बात है, जनवरी 1857 में या उसके तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से कहा कि ये भैया थोड़ा सा पानी पिला दो। तो ब्राह्मण सिपाही ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि तू नीची जात का है, तुझे पानी पिलाऊंगा तो मेरा लोटा अशुद्ध हो जाएगा। बस इसी के कहने पर उस व्यक्ति ने, जैसे ये बात कही कि भाई तुझे पानी पिलाऊंगा तो मेरा लोटा अशुद्ध हो जाएगा, तो उस खलासी ने पलट के जवाब दिया, कोई मत पिला पानी मुझे, आने वाले दिन ऐसे आ रहे हैं कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे खबर आई है कि ये जो नया राइफल तुम देख रहे हो ना, एनफील्ड का कारतूस, इसके अंदर सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है, तुम तो वैसे धर्म परिवर्तन होना है तुम्हारा, मत पिलाओ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से उस चीज की शुरुआत हुई थी। और ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इस अफवाह को दबाने की कोशिश नहीं की, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि कहा समझाया, अरे भाई अफवाह है, बट उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम इस चीज से अभ्यास नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मना किया था ना, अभ्यास नहीं करोगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, तो उन्होंने तो 85 लोगों को नौकरी से निकाल दिया अंग्रेजों ने, और साथ ही साथ जब विद्रोह और बढ़ गया तो उनको जेल में भी बंद करना पड़ा 10 साल के लिए। समझ चीज भाई? तो पहली अफवाह आपको समझ में आ गया ना, पहली अफवाह कहां से आई, दमदम में जो वेपन स्टोरेज रूम था वहां पर खलासी के द्वारा, जो नीची जात का था, जिसने बस पानी ना पिलाने के लिए एक अफवाह फैलाई। अब दूसरी अफवाह देखो, अगर बात करें दूसरी अफवाह, तो एक अन्य अफवाह थी, याद है ना, पूरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे 3 नंबर तक का कि भाई सारी अफवाहों क्या बताइए। तो दूसरा क्या है, एक अन्य अफवाह यह थी कि अंग्रेजों ने बाजार में जो बिकने वाले आटे हैं ना, उन आटों में सुअर की हड्डी का चूरा और गाय की हड्डी का चूरा मिला दिया है। सर अफवाह बेसिकली का मतलब क्या है
कि उन्हें धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो कई लोगों ने आटा खरीदने से मना कर दिया। ठीक है, तीसरा अफवाह क्या था, एक और यह भी भविष्यवाणी। देखो एक अफवाह ऐसी थी कि देखो हमने पढ़ा था ना एक चैप्टर में कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपना शासन जमाया था वो कब जमाया था, 1757 प्लासी का युद्ध, पहली बार उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया था। तो एक अफवाह अब ऐसी फैलने लगी कि भाई 23 जून 1857 को ये वो समय आने वाला है, 23 जून 1757 जब अंग्रेजों ने पहली बार हमला किया था, प्लासी का युद्ध, जब वो अपना पैर जमा पाए यहां पर। और एक अफवाह फैली कि एक भविष्यवाणी आ रही है कि अंग्रेजों के 100 साल पूरे होते ही, क्योंकि 23 जून 1757 को क्या हो जाएगा, 1857 को 100 साल पूरा हो जाएगा, और 100 साल पूरे होते ही अंग्रेजी शासन का खात्मा हो जाएगा। तो 3 अफवाह समझ आ गया। पहली अफवाह राइफल, दूसरी अफवाह आटे वाली, तीसरी अफवाह क्या थी कि भाई 23 जून 1857 को प्लासी युद्ध के 100 साल होते ही अंग्रेजी शासन यहां से खत्म होने वाला है। एक अन्य बात थी जिसका स्पष्ट मतलब आज तक नहीं निकल पाया, और ये एनसीईआरटी में जैसी लाइन मैंने वैसी बताई है, इस लाइन का मतलब नहीं पता चल पाया। एक अफवाह ऐसी थी कि भाई एक व्यक्ति आता है 4-5 रोटी लेकर के, चपाती लेकर के, गांव के चौकीदार को एक रोटी पकड़ाता है और उसको 4 रोटी और देकर कहता है कि तुम अगले 5 गांवों तक या 4 गांवों तक ये रोटी पहुंचाओ। अब उस रोटी का मकसद क्या था ये नहीं पता, क्या उसमें कुछ संकेत छिपे थे या क्या मतलब था, इसका मतलब आज तक हमें नहीं पता चल पाया। तो ये कुछ अफवाहें थी जिनके बारे में पुष्टि हो ही नहीं सकी। सयाची भाई ये बस अफवाह रह गई। हाँ, और एक क्वेश्चन जो पूछता है आपसे कि आखिर ये अफवाहें पर लोग भरोसा क्यों कर लेते थे, तो अफवाहों पर भरोसा करने के पीछे पता क्या कारण था, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने ना भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा को काफी ज्यादा प्रमोट करवाया और इसके लिए कई सारी नीतियां बनाई। साथ ही समाज के कुछ लोगों के सहायता से इन्होंने अस्पताल बनाए, विद्यालय बनवाए, और ये सारे कौन से कल्चर बेस्ड थे, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी विचारों पर आधारित थे। अब जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो जाएगा ना भाई ये सब कुछ पश्चिमी ऐसा बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग भरोसा कर रहे थे। तीसरा एक और पता है क्या बात थी, देखो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अंग्रेजी अधिकारियों ने ना कुछ लोगों के साथ मिलकर के क्या किया, सती प्रथा को बंद करवा दिया। सती प्रथा समझते हो क्या होता है कि पति के साथ ही पत्नी को जलना पड़ेगा। है तो ये समाज के लिए अच्छा चीज है ना, क्या ये समाज के लिए कोई खराब चीज है? नहीं है। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा थी ना वो विवाह नहीं कर सकती थी, तो उसे इन्होंने दोबारा करवाया कि भाई विधवा भी जो है विवाह कर सकती है। तो ये सब समाज के लिए क्या है, अच्छी चीज थी। बट समाज के लोगों ने क्या समझा, तो समाज के लोगों ने ये समझा कि अंग्रेज जो है ना वो हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं, और कुछ प्रांतों में लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा था। और इन्हीं सब चीजें जो घटक रही थी ना, इन सब के कारण लोगों को लगा कि भाई अंग्रेज जो है वो क्या करना चाहते हैं, हमारे धर्म का परिवर्तन कराना चाहते हैं। समझा ये चीज? तो इन्हीं के कारण उन लोगों ने इस पे भरोसा करना शुरू कर दिया। तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे अवध के बारे में कि आखिर अवध में विद्रोह कैसे होता। तो जैसा कि देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था कि जो 2 आपके शासक भी थे या 2 नेता थे ना आपके, कौन कौन से, एक हो गया था आपके पास शाहमल और दूसरा था, हमने पढ़ा था मौलवी अहमदुल्ला के बारे में। इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, अवध के बारे में। ठीक है, देखो अवध के बारे में समझना ध्यान से। अवध से रिलेटेड आपके ना बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, तो समझना ध्यान से क्या क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवध के बारे में तो क्या है, तो कहते हैं क्या कि 1851 में ना 1851 में 1851 में यानी कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी, और वो बात क्या थी कि भाई अवध जो है ना एक गिलास का फल है। गिलास का फल क्या होता है तो बताता हूं। गिलास का फल ना एक प्रकार का फल है। तो लॉर्ड डलहौजी ने, चेरी जैसा एक फल होता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध के बारे में बात करते हुए एक बात कही थी कि जो अवध है ना वो एक गिलास का फल है। गिलास का फल एक चेरी जैसा फल होता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो एक गिलास का फल है और ये फल एक दिन हमारे मुंह पे आके जरूर गिरेगा, मतलब हम एक दिन इसको अपने कब्जे में करके ही रहेंगे। ठीक है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 51 में ये बात कही गई थी और ठीक 5 साल के बाद 1856 में इस रियासत को
ब्रिटिश शासन का अंग घोषित भी कर दिया गया। समझ ये चीज। 1851 में डलहौजी ने एक बात कही कि भाई ये जो है अवध, ये एक गिलास का फल है और यह फल एक दिन हमारे मुंह पे आगे गिरेगा। और ठीक हुआ ऐसा भी कि 5 साल के बाद 1856 में अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, इस अवध राज्य पे ब्रिटिश शासन का पूरी तरीके से कब्जा भी हो गया और अवध रियासत पर कब्जे का सिलसिला लंबा चलता रहा। तो वही अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो यहां से एक बात होती है क्या कि अंग्रेजों को ना अवध में इतनी दिलचस्पी थी क्यों, कि आखिर अवध के बारे में इतनी बड़ी बात कहना कि अवध जो है एक ऐसा राज्य है जिसको हम अपने कब्जे में करेंगे, और उन्होंने कर भी लिया। तो अवध पर इतनी दिलचस्पी थी क्यों यहाँ के अंग्रेजी शासकों को, तो कहते हैं देखो अवध की जमीन ना नील और कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती थी। अवध का जो इलाका था वो नील और कपास की खेती के लिए बेहतर था। साथ ही अगर बात करें तो इस इलाके को उत्तरी भाग के एक बड़े बाजार के रूप में भी देखा जा रहा था। ठीक है, मतलब अवध पर कहते हैं क्वेश्चन क्या कि अवध के बारे में अंग्रेजों को इतनी दिलचस्पी थी क्यों, तो अवध एक ऐसा इलाका था जहां पर नील की खेती, कपास की खेती बहुत अच्छी हो सकती थी और साथ ही साथ अंग्रेज जो थे ना वो इसे एक उत्तरी भारत में एक लंबे बाजार के तौर पे, बड़े बाजार के तौर पे विकसित करना चाहते थे। 1850 के दशक के शुरुआत तक अंग्रेज देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों को जीत चुके थे, जो जैसे मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब जगह अंग्रेजों की झोली में थे। अवध के अधिग्रहण के साथ विस्तार की नीति मुकम्मल हो जाने वाली थी। तो क्वेश्चन ये है क्या हमारे पास अगर पूछता है कि अंग्रेज जो थे वो अवध को लेकर के इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखते थे, तो अंग्रेज अवध को लेकर के इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे क्योंकि अवध एक ऐसा इलाका था जो कि नील की खेती और कपास की खेती के लिए बेहतर है और साथ ही साथ ये वह इलाका है जहां पर अगर हम बात करें तो अगर अंग्रेजों के शिकस्त आ गया, अंग्रेजों का शिकंजा आ गया तो अंग्रेज कहीं ना कहीं उत्तरी भारत के अंदर एक बड़े व्यापार के तौर पे, एक बड़े बाजार के तौर पे इसको विकसित कर सकते थे। साथ ही एक और बात था कि 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने भारत के लगभग कई सारे क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर लिया था और अवध को शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं वो उत्तर भारत के एक विशाल व विकसित देशों में, विशाल और विकसित राज्यों को अपने अंदर कब्जा करके कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर करना चाहते थे। समझ भाई, तो ये था कि अवध के बारे में इतनी दिलचस्पी जो थी वो लीक क्यों गई थी। ठीक है, तो अगर आप बात करें अब टॉपिक जो होता है हमारे पास, देखो एक टॉपिक है क्या जिसमें बात करता है आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है ना उसकी, वो हेडिंग कुछ इसी प्रकार से है कि देह से जान जा चुकी है। इस टॉपिक के बारे में जो क्या कह रहा है समझना। तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया और कब्जे करने के पीछे उनके क्या क्या इरादे थे वो सब हमने देखा। अब एक एनसीईआरटी में आपका एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है, डायलॉग ही कुछ प्रकार से है कि देह से जान जा चुकी है। अब ये बात कही किस लिए गई, देखो ध्यान से कहते हैं लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण के कारण, जो लॉर्ड डलहौजी ने ना जो कैप्चर कर लिया था, किसको कैप्चर कर लिया था, अवध को, तो अवध को कैप्चर कर लेने के कारण तमाम लोगों में गुस्सा था। जितने भी लोग थे उनमें गुस्सा था कि भाई अवध पे जब कब्जा किया गया तो कई सारे लोगों में गुस्सा था। अवध के नवाब को यह कहकर, अवध के नवाब कौन है उस समय, वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटाया गया कि भैया आप जो है ना वो लोकप्रिय नहीं है, जनता आपको पसंद नहीं करती और साथ ही साथ आपका जो शासन है वो बेहतर ढंग से नहीं चल रहा। याद रखना, अवध के राजा को, अवध के नवाब यानी वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया गया कि भैया आप लोकप्रिय नहीं है जनता में, आपकी प्रजा आपको पसंद नहीं करती है और साथ ही साथ आपका जो शासन है वो अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, इसीलिए बाद में क्या होता है कि उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें बंदी बना करके कलकत्ता भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जब ये जा रहे थे ना, देखो पर क्या वास्तव में ऐसा था, तो परंतु उनकी यह बातें जो थी, जो अंग्रेज कह रहे थे ना, वो बातें सच्ची नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग अपने बादशाह को पूरे दिल से चाहते थे और इसका प्रमाण हमें इस बात से दिखा कि जब उनके नवाब को कलकत्ता भेजा जा रहा था और जब वो लखनऊ से रवाना हो रहे थे ना, तो उनकी जो प्रजा थी वो उनके पीछे पीछे रोते रोते कहां तक आई थी, कानपुर तक आई थी। और इसी के बारे में यह बात लिखी गई है कि भाई मानो नवाब नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो प्रजा के देह से जान जा रही है। ठीक है, अवध के लोगों के देह से जान जा रही है और शहर की काया जो है वो बेजान पड़ने वाली थी। समझ में आया चीज, तो ये जो बात कही गई है देह से जान जा रही है, वो नवाब
वाजिद अली शाह के बारे में कही गई है। उनके प्रजा के प्रति जो उनके लिए प्रेम था ना, वो सब कुछ दर्शाया जा रहा है इस पंक्ति के द्वारा। सुना है ये चीज। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं क्या, तो देखो अच्छा अवध के थोड़ा सा बात करते हैं। तो कहते हैं क्या 1801 में ना अवध की सहायक संधि हुई थी। अब सहायक संधि के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहायक संधि होती क्या है, यानी कि सहायक संधि की अगर हम बात करें तो सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी होती है ना, होती क्या है ये। अच्छा एक चीज याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा अगर किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में किया गया था ना, वो यही क्षेत्र है। कौन सा? अवध। क्योंकि बाद में जब 1857 की क्रांति हो जाएगी ना, तो इसके बाद रानी एलिजाबेथ एक रूल बनाती है कि अब अंग्रेज जो है या कंपनी जो है वो किसी क्षेत्र पे कब्जा नहीं करेगी। ठीक है, तो जो अंतिम क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में आया वो अवध ही था, और पहला कलकत्ता। याद रखना है बात। तो कहते हैं 1801 में अवध की सहायक संधि होती है। अब सहायक संधि है क्या, तो कहते हैं 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने इस नीति की घोषणा की थी, ये व्यवस्था बनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। और अवध में सहायक संधि लगाई किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना, अवध में सहायक संधि लगाई है डलहौजी ने, बट इसकी जो इस नीति को बनाया गया था 1798 में किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो बनाया वेलेजली ने, बट अवध में लागू किया गया इसे किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसमें अंग्रेजों के साथ संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती है। वैसे अगर मैं बताऊं नॉर्मल सी शर्तें होती क्या है, तो सहायक संधि के पता क्या होता था कि अंग्रेज जो है ना वो जाते थे किसी राजा के पास, पहले तो उनको भड़का देंगे ऐसा कि भैया देखिए हमें खबर आई है कि सामने वाला जो ताकतवर राजा है ना वो आप पे हमला करने वाला है, और आपकी जो सेना है वो उतनी ज्यादा ताकतवर तो है नहीं, तो एक काम करो आप हमसे ना एक संधि कर लो। संधि का नाम है सहायक संधि। सहायक संधि मतलब ये होगा कि कल को ना जब वो आपके ऊपर हमला करेगा ना, तो हम आपको अपनी सेना प्रोवाइड करेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। ठीक है, और बदले में आपको क्या करना है? तो बस आपको इतना करना है कि हमें अपने राज्य में व्यापार करने दो, और प्लस में हमारी सेनाओं को ना खर्चा पानी आप उठाओ। ठीक है, अब वहां पे राजा तो डरा हुआ था, वो कहता भाई ठीक है यार बचा तो रहा है ना, कम से कम तो कर लेते संधि। और वहीं पर ना वो युद्ध होता नहीं था, क्योंकि अब यही जब बात इसने इससे कही है ना, वही बात वो उस पार्टी से भी कह के आ जाता था कि सुनने में आया वो छोटा वाला राजा है ना, वो अपनी बड़ी सेना जुटा रहा है, 2-3 राजाओं के साथ मिलकर के तुम पे हमला करने वाला है, तो एक काम करो तुम ना हमारी सेना अपने यहाँ रखवा लो, और हमारी सेना को बस कुछ खर्चा पानी देना, और हमें अपने यहाँ फ्री में व्यापार करने देना, बाकी जब वो युद्ध करेगा ना तो हम तुम्हें बचाएंगे उससे। सही चीज। तो ना युद्ध वहां से हुआ ना यहां से हुआ, फायदा कौन कमा रहा है? अंग्रेज दोनों तरफ से कमा रहा है। तो वही था कि अवध में भी जब ये जो सहायक संधि हुई ना, तो इस सहायक संधि की कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन तो ये थी कि अंग्रेज अपने सहयोगी का मतलब है वो जिस राजा ने उससे संधि की, तो अंग्रेज अपने राजा की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने कहा अगर आप हमसे सहायक संधि कर रहे हो ना, तो हम आपको बचाएंगे बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से। दूसरा, सहयोगी पक्ष यानी जो राजा है वो उनके भूक्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक को तैनात रखने की अनुमति देगा कि भाई हम आपकी सैन्य सुरक्षा करेंगे, आपको क्या करना है? आप अपने यहां हमारे कुछ सैनिक रखो। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव के लिए, यानी कि जो सहयोगी पक्ष यानी जो राजा है ना जिसके इलाके में ये सेना रहने आएगी, वो उस सेना को सैलरी भी देगा या उसका खर्चा भी राजा ही उठाएगा। ठीक है। तीसरा, सहयोगी पक्ष यानी राजा ना ही किसी अन्य के साथ कोई संधि करेगा अंग्रेजों से बिना पूछे, और ना ही किसी के साथ कोई युद्ध भी करेगा अंग्रेजों से बिना पूछे। समझना ध्यान से। 3 शर्तें। पहला कि भाई अंग्रेज जो है वो उस राजा की आंतरिक और बाहरी ताकतों से सुरक्षा करेंगे। दूसरा कि भाई अंग्रेज की जो एक सैनिक टुकड़ी होगी, ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी, वो राजा को अपने यहां रखनी पड़ेगी, जिसका खर्चा भी राजा को उठाना पड़ेगा। और तीसरा, वो राजा जो है वो अंग्रेजों से बिना पूछे ना कोई युद्ध करेगा और ना ही किसी के साथ कोई समझौता करेगा। सुना है ये चीज? एक बार फिर कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 शर्तें थी। अब इस 3 शर्तों के बाद अगर हम बात करें तो चौथी शर्त है, नवाब यानी सहयोगी पक्ष समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी किस पर निर्भर होगा? अंग्रेजों पर। यानी आपके क्षेत्र में क्या कानून होगा, कैसा कानून होगा, यह भी कौन बनाएगा? अंग्रेज बनाएगा। और 5वां, अब विद्रोही मुखिया तालुकदार पर भी नवाब का ही नियंत्रण नहीं रहेगा। मैं समझो, मतलब पहले क्या होता था, मतलब एक तरह से सहायक संधि नहीं कर ली इसने, अपने आप को ही गुलाम बना लिया। किसका? अंग्रेजों का। तो बस सहायक संधि एक तरह से लगता है कि पार्टनरशिप है, बट वो पार्टनरशिप हो नहीं रही है। वो पार्टनरशिप में अंग्रेज मालिक है और राजा उसका गुलाम बन गया। ठीक है, शर्तें आपको समझ में आ गई होंगी। राजा
अंग्रेजों के बिना अनुमति कोई युद्ध नहीं करेगा, कोई संधि नहीं करेगा, राजा को अंग्रेजों की सैनिक अपने यहाँ रखने पड़ेगी, उसका खर्चा चलाना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेज उनकी सुरक्षा करेंगे, अंग्रेज उनके लिए कानून बनाएंगे, और यहाँ तक कि उनके राज्य के अंदर साहूकार या जो तालुकदार होंगे ना, उस पर भी राजा का कंट्रोल अब नहीं होगा। और इन सब के कारण कहीं ना कहीं हमें एक चीज जो देखने को मिलता है वो ये था क्या, कि तालुकदार अब इन पर राजा को तो कंट्रोल था नहीं, तो वो तालुकदार जिनके पास 12,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे पहले, तालुकदार का मतलब होता है आमतौर पे ऐसे जमींदारों के हिसाब समझ कर उसको, ठीक है, तो जिनके पास पहले 12,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी अंग्रेजों ने बर्दाश्त नहीं किया। जैसे ही अवध पर कब्जा हुआ ना, तो उन्होंने इन तालुकदारों से भी इनकी सेना को छीन लिया, ठीक है, ठीक है, वही कह रहा है कि अवध के अधिग्रहण के पश्चात इनकी सेनाएं भी भंग कर दी गई, और इनके किले, जो तालुकदार के किले थे, इनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। समझ गए? तो अवध में अगर आपसे पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बता सकते हो ना अवध के बारे में, कि अवध में हुआ क्या, संधि कब हुई थी, इस संधि के परिणाम क्या निकल कर आए, तो जो शर्तें थी वही आप इसके परिणाम बता सकते हो, ठीक है। और फिर इसके तालुकदारों के साथ क्या हुआ, तो उनके पास जो पहले 12,000 पैदल सैनिक, उनके खुद की किले होते थे ना, किले, उन किलों को भी अब अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, ठीक है। अब इन सब के बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो, अब एक और होता है क्या, एक बात होती है क्या, एक मुस्त प्रणाली क्या होती है, एक मुस्त प्रणाली। तो कहते हैं देखो, ये सारा अवध का ही टॉपिक चल रहा है, तो अवध में अधिग्रहण के पश्चात क्या हुआ, वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, उसके बाद तालुकदारों के साथ जो हुआ वो हुआ। अब इसके अगर हम बात करें तो एक मुस्त प्रणाली लागू कर दी गई यहाँ पर। अब एक मुस्त प्रणाली होती क्या है, तो देखो पहले मैंने बताया था यहाँ पर जो जमीनें थी वो किसके हाथों में थी, तालुकदारों के हाथों में। तो कहते हैं क्या कि ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर होते थे ना, उन अधिकारियों ने अवध में इस प्रणाली को लागू किया, जिसमें यह बात कही गई कि तालुकदार बिचौलिए हैं, यानी कि इनके पास जो जमीन है उनका इन पर कोई मालिकाना हक नहीं है। मतलब तालुकदार जिनके पास पहले बहुत सारी जमीन होती थी ना, और तालुकदार पहले कर वसूला करते थे, तो अब कह रहे हैं क्या कि तालुकदार जो है वो बिचौलिए हैं, तालुकदार के पास जितनी भी जमीन है उनकी जमीन पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, और इन लोगों ने बलपूर्वक या धोखाधड़ी से ये जमीन आप लोगों से छीना है। मतलब तालुकदारों की हैसियत को कम करने के लिए क्या करने चाहते हैं, तो तालुकदारों को किस तरह से बर्बाद किया गया, तो पहले तो उनकी सेना छीन ली गई, उनके किले को ध्वस्त कर लिया गया, और फिर बाद में उनकी जमीनों को यह कहकर उनसे छीन लिया गया कि भाई तुम लोग बिचौलिए हो, तुम लोगों के पास जो जमीन है वो तुम्हारी नहीं है, तुमने धोखाधड़ी या बलपूर्वक किसी और से छीनी है या हथियाई है। आंकड़े बताते हैं कि प्रणाली के लागू होने से पहले, एक मुश्त प्रणाली के लागू होने से पहले अवध के तालुकदारों के पास 67% गांव होते थे, ठीक है, जो कि बाद में मात्र कितने परसेंट रह गए, 38%, यानी कि लगभग आधे के करीब अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया, ठीक है भाई, समझ गए। साथ ही साथ दक्षिण अवध में तो तालुकदारों की हैसियत इतनी बेकार हो गई कि उनके पास जो कुछ गिनी चुनी जमीन थी वो भी उनसे ले ली गई। समझा? अंग्रेजों ने ऐसा कहा कि तालुकदारों से जमीनों को लेकर के, अब अंग्रेजों ने कहा क्या कि हम इन तालुकदारों से जमीन ले लेंगे और इस जमीन को नए लोगों को देंगे या उन लोगों को देंगे जो इसके असली मालिक हैं। इससे क्या होगा, हमारी यानी अंग्रेजों की इनकम बढ़ेगी, और जो किसानों को टॉर्चर किया जाता था ना इन तालुकदारों के द्वारा, वो अब नहीं होगा। पर क्या ऐसा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सुनाया चीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि अवध में अधिग्रहण के पश्चात क्या क्या हुआ है, तो आपको पूरे बात लिखेंगे, बता रहा हूं मैं। सबसे पहला अवध में जो अधिग्रहण हुआ था उसके पश्चात हमने देखा वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है वहां से, फिर देश से जान जारी, अब ऐसी बातें बता सकते हो उसके बारे में। फिर आप बताओगे शर्तें क्या थी, इस शर्तों के पश्चात तालुकदारों के क्या साथ क्या व्यवहार किया गया, और इसके बाद तालुकदारों से जमीन छीन करके अब किसको दिया जाने की बात कही गई कि जमीन के असली मालिकों को। और कहा गया कि जब हम इस जमीन को असली मालिकों को दे देंगे ना, तो उससे अंग्रेजों का इनकम तो बढ़ेगा पर किसानों की हालत भी सुधरेगी। बट क्या ऐसा हुआ, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखोगे तो आप ऐसा जो था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसानों की स्थिति की अगर हम बात करें, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अंग्रेजों ने ये तो कहा था कि हमारे इनकम में वृद्धि होगी, तो हाँ भाई अंग्रेजों के इनकम में तो वृद्धि हुई, अंग्रेजों के टैक्स में तो वृद्धि हुई, बट क्या किसानों की हालत में सुधार आया? नहीं, किसानों की बोझ में कोई भी कमी नहीं आई। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी थी। पहले गांव में क्या था कि तालुकदार होते थे जो अपने खेतों पर उन लोगों से काम करवाते थे, किन लोगों से, किसानों से, और किसानों से कुछ पैसे वसूलते थे और कुछ पैसा अंग्रेजों को टैक्स के तौर पे दे देते थे, ठीक है।
बट अब ये जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। पहले देखो सारे ताल्लुकदार, किसानों ने ये बात बताया कि भाई किसान जब विद्रोह कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी ताल्लुकदार हैं उनमें से कुछ ताल्लुकदार ऐसे भी थे जो हमारी मदद करते थे। मदद कब करते थे? जब त्योहार होता था, जब हम अपनी बेटियों की शादी करवाते थे तो उस समय में कर्ज दे देते थे। बट अब जो नए मालिक लोग हैं, क्या वो हमें कर्ज देंगे? नहीं देंगे। तो वही कहा गया। देखो, तो ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई थी। कुछ ताल्लुकदार दयालु प्रवृत्ति के भी होते थे, जो कि किसानों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते थे, परंतु अब उनके बुरे वक्त में कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। और इन्हीं सब के कारण हम देखते हैं जब विद्रोह चल रहा था ना 1857 में, तो अवध में विद्रोह में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन किया था, किसने किया था? ताल्लुकदारों ने और किसानों ने किया था। और इन लोगों ने किसको समर्थन दिया था? आपकी बेगम हजरत महल को और बिरजिस कद्र को। ठीक है भाई, तो ये अवध के बारे में आपका पूरा कहानी होता है। अब हम बात करेंगे सिपाहियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। एक बार इसको आप तो अब जब हम बात करते हैं, हमने अवध के बारे में पूरी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना ये वाला कि सिपाहियों के प्रति कैसा रुख रहा गया था उस समय की बात, अगर हम कहते हैं विद्रोह के समय या विद्रोह के दौरान किसानों के प्रति रुख कैसा था, तो कहते हैं क्या, कहते हैं 1820 के दशक में सिपाही तथा उनके फौजी, देखो 1820 की बात की जा रही है और फिर बात की जाएगी 1840 में। जब 1820 का दौर था उस समय ना किसानों के साथ, उस समय जो सिपाही होते थे और सिपाही के जो अफसर होते थे, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता था ना, बहुत ही मित्रता वाला होता था। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, मौज मस्ती करते थे, बातचीत करते थे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, ये एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी करना और एक दूसरे के साथ काफी मित्रता वाला व्यवहार प्रकट करते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो लोअर जूनियर सिपाही होता था ना, उसके घर अंग्रेजी जो कुछ अफसर होते थे वो भी आते थे खाना पीना खाने के लिए, एक दूसरे की संस्कृति बोलते थे। और कुछ तो सिपाही ऐसे भी होते थे जो पूरी हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे। तो कह रहे हैं कि 1820 के दशक में क्या था कि जो अंग्रेजी अफसर होते थे ऊंचे पोस्ट पे और जो भारतीय सिपाही होते थे, दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे, मधुर थे। बट जैसे ही समय आ जाता है कौन सा, 1840 के दशक में ये जो सिनेरियो था पूरा उल्टा सा हो गया। अब उल्टा क्या हुआ कि अब सिपाही जो थे ना, अंग्रेजों ने श्रेष्ठता वाली भावना आ गई कि भाई वो जूनियर कैटेगरी के हैं, हम उनके साथ क्यों बातचीत करें। नहीं, मतलब घमंड वाली बात नहीं होती। अब वो देखने को हमें मिला कि जो अंग्रेजी टॉप लेवल के अफसर थे उन लोगों में श्रेष्ठता आ गई, श्रेष्ठता सुपीरियोरिटी, कि भाई हम तुमसे ज्यादा ऊंचे हैं। और वो लोग ना अपने सिपाहियों को हीन अर्थात कम स्तर का समझने लग गए। पहले जो बातचीत प्यार भरी होती थी कि और मन्नू कैसा रहा तुम्हारे, मतलब बच्चा अच्छा हुआ ऐसा। बट अब बात जो होती थी वो क्या होती थी, अब बात होती थी क्या, अब देखो, अब वही मन्नू जब ना बोलने आता था कि बाबा भाई बाप वो हमारे बीबी को बच्चा हो रहा है, छुट्टी कर लें, तो उनको गाली पड़ जाती थी भाग यहाँ से। ठीक, अभी तो 4 साल पहले एक और बच्चा किया था। तो ऐसा मतलब ये चीज क्या कि मतलब पहले जो होता था वो बात व्यवहार बहुत अच्छे से होता था, बट अब बात व्यवहार जो था पूरी तरीके से बदल गया। अब सिपाहियों के भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं की जाती थी कि सिपाही के अंदर इमोशंस है कि नहीं। अब उनको बस एक तरह से एक मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता था, अर्जुन मजदूर जैसा व्यवहार किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा हीन होता था। ठीक है, उनसे गाली गलौज तो करना तो अब आम हो गया था, सीधे गाली के साथ ही बात करते थे। ठीक है, आपने लगान मूवी में भी देखा होगा ये सब। समय के साथ साथ घटने वाली सभी घटनाओं व विशेषकर वो जो चर्बी वाला जब कांड हुआ, चर्बी वाला कांड के अंग्रेज जो है वो सिपाहियों के धर्म को बदलना चाहते हैं। उस चर्बी वाले कांड से तो कहीं ना कहीं सिपाहियों के मन में जो पहले से विद्रोह चल रहा था ना अंग्रेजों के खिलाफ, वो और ज्यादा उमड़ा। और ये कब खास करके अवध के सिपाहियों में, इसलिए क्योंकि अवध के सिपाही होते ना वो खास तौर पे ब्राह्मण होते थे। और अवध के सिपाहियों को ना एनसीईआरटी में बोला गया, एक नाम से आना जाता है, ये नाम याद रखना, बंगाल आर्मी की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला, ये याद रखना ये चीज। अगर आपसे बोलेगा ना बंगाल आर्मी की पौधशाला, ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अवध की आर्मी को। और अवध की आर्मी में भी वो जो खास तौर पे ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इन लोगों को जब ये पता चलेंगे चर्बी वाली बात, तो इन लोगों ने ऐसी अवध में लोग भड़के हुए थे, तो इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और बगावत करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, तो समय के साथ ने देखा 1820 से 1840 यानी 20 सालों के अंदर क्या हुआ, पूरा सिनेरियो था वो बदल जाता है। अंग्रेजों अफसरों में एक श्रेष्ठता वाली भावना आती है कि हम तुमसे ऊपर है, तुम जूनियर हो, तुम हमसे नीचे रहोगे। अब आम सीधे बोलचाल में भाषा नहीं होती बात, अब बात कैसे होती थी, गाली गलौज से। ठीक है, सही है चीज। और याद रखना ये बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है, अवध की आर्मी को। ठीक है भाई, अवध की सैनिक को। ठीक है, समझ आया ये चीज।
अब अगर हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है हमारे पास, देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझना ध्यान से। कहेगा क्वेश्चन क्या, 1857 के जो विद्रोह थे या विद्रोह करने वाले विद्रोही वो आखिर चाहते क्या थे, ये विद्रोही चाहते क्या थे। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिख रखे हैं आपके, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको 3 पॉइंट तो नॉर्मली दे रखे हैं, और वो जो आपको ब्लू कलर का डब्बे बने होते हैं ना, उसमें आपको 4-5 ऐसे करके पॉइंट दे रखे हैं। तो उन सबको निकाल करके पॉइंट बताया। बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि भाई आखिर ये विद्रोही चाहते क्या थे। तो देखो ये विद्रोही क्या क्या चाहते हैं। तो देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे एकता, एकता लिखोगे। आप लिखोगे क्वेश्चन ऐसे कि 1857 के विद्रोहियों की कोई एक इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि इस विद्रोह में कोई एक ही लोग भाग नहीं कर रहे थे, भाग करने वाले भी अलग अलग लोग थे। कुछ सिपाही थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ किसान थे, कुछ आपके जमींदार ताल्लुकदार थे, और कुछ तो राजा लोग भी थे, ठीक है भाई। तो आप ऐसे कहोगे कि अवध में विद्रोह में पार्टिसिपेट करने वाले, विद्रोह में भाग लेने वाले लोग अलग अलग वर्ग से थे, अतः कहीं ना कहीं सबकी जो इच्छाएं थी वो भी अलग अलग थी। तो पहली इच्छा क्या थी इनकी, क्या चाहते थे ये लोग, एकता। क्या चाहते थे, विद्रोहियों ने सदैव अपने भाषणों व अपने प्रयासों में इसी बात पर बल दिया कि हिंदू मुस्लिम तथा सभी धर्म के लोग एक रहें। और एक प्रमाण के अनुसार जब एकता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो अंग्रेजों ने पता क्या, एक हमें प्रमाण दिया गया, एनसीईआरटी में बताया गया है कि बरेली में अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुस्लिमों को भड़काने के लिए 50,000 रुपए इनाम बांट रहे थे कि जो इनको विवाद लगा देगा उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। सुना ये चीज। तो पहला ये क्या चाहते थे, एकता। दूसरा ये विद्रोही क्या चाहते थे, धर्म की रक्षा करना, ठीक है। विद्रोहियों में से कई लोग कौन थे, पंडित थे या मौलवी थे, जिसकी कल्पना या मांग यह थी कि देश के अंतर्गत धर्म की रक्षा करना तथा स्वयं को ब्रिटिश राज्यों व उनके परपंचों से सुरक्षित रहना। और ये जब बात हम देख पा रहे हैं कि जब वो वाली बात हुई थी ना, कौन सी, सुअर की चर्बी या फिर वो गाय में आटे का चूरा मिलाना, तो इन सब से जो लोग भड़के हुए थे वो खास करके ऐसे लोग थे। तो पहला था धर्म की, पहला था आपस में एकता, पहला हो गया आपके पास क्या, एकता, और दूसरा कौन सा हो गया, धर्म की रक्षा करना। तीसरा जो ये लोग चाहते थे वो क्या चाहते थे, तीसरे चाहने वाले कौन है आपके, जमींदार लोग। अब देखो जमींदारों की क्या मांग थी, तो कहते हैं क्या इन्होंने विद्रोह किया क्योंकि यह अपने सम्मान तथा अपनी प्रतिष्ठा को, जो अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था ना, जमींदारों की जमीन ले ली गई थी, जमींदारों के सैनिकों को छीन लिया गया था उनसे, जमींदारों के तो कई किलों को, कई आपके जो उनके महल थे उन सबको तोड़ दिया गया था। तो अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। फिर विद्रोहियों में अगला नाम आता है व्यापारियों का। व्यापारी क्यों विद्रोह कर रहे थे, तो व्यापारी विद्रोह इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पता है व्यापारी तो व्यापार करेंगे, वो सामान बनाएंगे, और सामान बनाने के लिए उनको चाहिए क्या, कच्चा माल। और ये कच्चा माल कौन यूज करता था, इस पे एकाधिकार किसका था, अंग्रेजों का। और साथ ही साथ जब कुछ कच्चा माल अंग्रेज इनको दे भी देते थे ना, तो इनसे कहते थे कि भाई तुम हमसे बिना पूछे कहीं भी व्यापार नहीं करोगे, तुम्हें व्यापार वहीं करना पड़ेगा जहां हम चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग इनसे परेशान थे। फिर आपका अगर पांचवा पॉइंट बताएं तो आखिर ये लोग विद्रोह क्यों चाहते थे, तो पांचवें लोग में आते हैं सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी विद्रोह क्यों कर रहे थे, तो उनको विद्रोह करने का कारण यह था कि वो चाहते थे कि सरकारी ऑफिसों के अंदर या सरकारी दफ्तरों में अगर एक हिंदुस्तानी वर्कर काम कर रहा है और एक ब्रिटिश वर्कर काम कर रहा है, तो दोनों को सैलरी सेम काम के लिए सेम मिले। ऐसा ना हो कि भाई अंग्रेजों को ज्यादा दे रहे हो हमें कम, जो आमतौर पर उसे देखने को मिलता था। तो सरकारी अफसर में या सरकारी ऑफिसों के अंदर अपने आप को सम्मान पाने के लिए कोई भेदभाव ना चाहने के लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है। और फिर वहीं कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोग जो मांग कर रहे थे या कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे वो कर रहे थे किसके लिए, वैकल्पिक सत्ता की तलाश में। वैकल्पिक सत्ता की तलाश का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर जो लोग थे वो ये चाहते थे कि भाई मतलब लोगों को ना, इन विद्रोहियों को ये मंजूर था कि हम राजा की गुलामी कर लेंगे, बट हम अंग्रेजों की या कोई ऐसे बंदे की गुलामी तो बिल्कुल नहीं करेंगे जो इस देश का भी नहीं और जो बाहर से आकर के हमें अपना गुलाम बना रहा है। हम उनकी गुलामी करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए हमने देखा कि इन लोगों ने जगह जगह पर, नहीं तो सैनिक चाहते तो खुद अपने आप को एक सेना कमांडर बना लेती ना, बट सैनिकों ने क्या खुद लीड किया था इन सबको, नहीं। क्या किया उन्होंने, दिल्ली में किसको चुना, क्या नाम है इसका, बहादुर जफर, कानपुर में नाना साहेब, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवध में आपका बिजनेस कर दिया, लखनऊ के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, स्वयं जो थे ये अपने आप को स्वयं नहीं शासन करना चाहते थे, बल्कि ये एक नए नेता को, यानी एक ऐसे नेता को ढूंढते थे जो इनके ही हो, ना कि बाहर से आए हो। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्रोही क्या चाहते थे। तो ये आपके 6 पॉइंट है, ठीक है।
और आप इसके ये करने के बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हो नीचे क्या, कि उपरोक्त बिंदुओं से हमें पता चलता है कि भाई विद्रोह करने वाले लोग अलग अलग थे और उन सब की मांगे जो थी वो सभी अलग अलग थी। ठीक है, हाँ, तो ये सारा क्वेश्चन आता है आपकी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो देखो ये पढ़ने के बाद कि आखिर विद्रोही क्या चाहते थे, अब हम बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने फिर इस विद्रोहियों का दमन क्यों किया। ठीक है, या कैसे किया, किस प्रकार से किया। ठीक है, तो विद्रोह को दमन करने में ना अंग्रेजों को कोई सरलता नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि भाई अंग्रेजों ने यूं चाहा और यूं अचानक विद्रोह दमन हो गया, नहीं। विद्रोह को दमन करते हुए, क्योंकि विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था आपका, मई में, और लगभग ये खत्म हुआ जाकर के सितंबर अक्टूबर में जाकर के। ठीक है, सही चीज, लगभग 5-6 महीने तक ये चलता रहा। सुना चीज। तो आखिर ये विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया गया है, तो इसके बारे में 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट पीछे है, कुल मिला के 6 पॉइंट और एक निष्कर्ष लिख दोगे तो काफी रहेगा आपका। ठीक है, तो अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया, तो सबसे पहला तरीका था मुगल क्रांति। हम सब जानते हैं ना कि जब अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले सारे सैनिक जो थे वो कहां गए थे, दिल्ली। वहां पर उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। उनका मेन मोटिव यह था कि अगर हम एक ऐसे राजा को अपना नेता बना देंगे जो क्या हो, हम एक ऐसे राजा को नेता बनाएंगे जो क्या हो, जिसका शासन पूरे देश में चलता हो या जिसका हुक्म पूरे देश वाले मानते हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मुगलों का ही अंत किया। अब मुगलों को अंत करने के बारे में यहां पर 2 बात ध्यान रखना। देखो, कहते हैं 1849 1849 और 1849 से पहले देखो अंग्रेजों ने क्या किया था। अंग्रेजों ने ना पहले क्या होता था कि पूरे देश में जो सिक्के चलते थे ना, उस सिक्के पर मुगल बादशाह की चित्र होती थी। ठीक है, बट 1849 से पहले 1840 के दशक में अंग्रेजों ने ये बात को तो खत्म कर दिया था कि अब भारतीय सिक्कों पे मुगलों का कोई चित्र नहीं रहेगा। और 1849 में डलहौजी जो था उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि बादशाह जफर की मृत्यु के पश्चात उनके परिवारों को लाल किला से निकाल दिया जाएगा। सर ये चीज मतलब पहले था कि 1849 के अंदर, 1849 के अंदर डलहौजी ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई ना, तो इसके बाद इनके जितने भी परिवार के मेंबर होंगे उन सबको क्या कर दिया जाएगा, लाल किला से हटा दिया जाएगा और लाल किला पे अंग्रेजों का अधिकार होगा। फिर 1856 में, यानी कि विद्रोह के 1 साल पहले 1856 में लॉर्ड कैनिंग, जो एक और ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भी इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु होगी ना, तो उसके पश्चात कोई भी मुगल शासक अब दोबारा राजा नहीं बनेगा। तो ये 2 बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। और उसके बाद अंग्रेजों को इस बात में आसानी तब मिल गई कि जैसे इन्होंने कह दिया था ना, क्या मई 1857 में बहादुर शाह जफर ने कह दिया था कि हाँ भाई मैं आपका नेता बनने को तैयार हूं। तो जब इन्होंने इधर अनाउंसमेंट किया, तो मई में इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और सितंबर तक आते आते तक क्या किया गया, इनके पूरे परिवारों को अंग्रेजों ने मारना चालू कर दिया। ठीक है, इनके सामने इनके बेटों लोगों को गोली मार दी गई। ठीक है, सभी लोगों को इनके लाल किला से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, और प्लस में फिर इनको कहां भेज दिया गया, इनको और इनकी पत्नी को भेज दिया गया म्यांमार, यानी कि रंगून में, जहां पर 1860 के 62 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए क्या किया, मुगलों का अंत किया। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद दूसरा क्या था, दिल्ली पर नियंत्रण। मुगलों का अंत करने के पश्चात जो इनका मेन फोकस था वो ये था कि भाई दिल्ली को अपने कब्जे में लेकर आना है। ठीक है, तो दिल्ली पर अपने कब्जे को लाने के लिए या दिल्ली में वापस से नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ना 2 तरफ से सेना भेजी, एक पंजाब की तरफ से और एक कलकत्ते की तरफ से। 2 तरफ से इन्होंने सेना भेजी, दोहरी वार की, जिसके कारण उधर से भी हमला हुआ, इधर से भी हमला हुआ, और अंत में जाकर के सितंबर 1857 में जब इनको भेज दिया था रंगून, उसी दौरान इन्होंने दिल्ली पर अपना दोबारा से कब्जा कर लिया। तो 2 तरह से हुआ, मुगलों का अंत करके, दूसरा दिल्ली पर अपना नियंत्रण करके, तीसरा क्या था, तो किस प्रकार से इन्होंने दमन किया, तो इंग्लैंड से इन्होंने बुलाई सेना। देखो इनको पता था कि इनका जो विद्रोह हो रहा है या इनका जो विरोध, इनकी जो दुश्मनी है वो केवल 100-200 लोगों से नहीं हो रही है, बल्कि ये काफी पूरे हिंदुस्तान से हो रही है। तो ऐसे में ये किसी भी भारतीय सैनिक पे तो भरोसा कर नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से ना काफी सैनिकें बुलाई, और सैनिक के साथ साथ आधुनिक हथियार व कुशल सेना बुलाते हैं, जिसके कारण इन लोगों की सहायता से इन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह का दमन किया। तो विद्रोह का दमन करने के 3 पॉइंट हो गए, मुगलों का अंत करके, दिल्ली पर नियंत्रण करके, और तीसरा था आपके पास क्या, इंग्लैंड से सेना या फौजें बुलवा करके। चौथा पॉइंट क्या था, मार्शल लॉ लागू कर दिया इन्होंने कई सारे कानून में परिवर्तन किया। उस कानून में से एक कानून था आपका मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के तहत क्या होता है ना कि भाई जो भी व्यक्ति आपको अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र बनाता हुआ पाया जाएगा, तो केवल संदेह या शक के बिना पर, पहले के टाइम में तो क्या होता था कि जज सजा देता था, बट अब जज को छोड़ करके भी जो भी मामूली ब्रिटिश कर्मचारी होगा ना, अगर उसे भी लग जाता है कि हाँ भाई इस बंदे में
या ये बंदा ऐसा काम कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे इजाजत थी उसको मौत देने की। सजा भी क्या थी, केवल सजाए मौत, और कोई सजा नहीं थी इसके कारण। तो 4 पॉइंट हुए, दिल्ली मुगलों का अंत करना, दिल्ली पर नियंत्रण, इंग्लैंड से सेना बुलाकर, और एक था आपके पास मार्शल लॉ लागू करके। जिसके कारण जिसपे भी अंग्रेजों को लगता था कि भाई ये व्यक्ति जो है ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसको क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या था हमारे पास, इनाम। अब इनाम दे करके क्या, तो अंग्रेजों ने ना गांव के अंदर, देखो गांव में बताया था ना, गांव के अंदर खासकर अवध की बात कर लो, तो ऐसे गांव में जो विद्रोह करने वाले लोग थे कौन थे, तालुकदार थे या फिर जमींदार थे। तो अंग्रेजों ने उन लोगों को शांत कराने के लिए, उनको पता था कि भाई सारे जमींदार जो हैं वो देश प्रेम नहीं है उनके अंदर, सभी जमींदारों के अंदर सेल्फ प्रेम है कि भाई खुद के लिए वो अपना युद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कुछ जमींदारों की जो मांग क्या थी कि उनकी जमीन वापस कर दी जाए ना, तो उन्होंने वही किया, कुछ जमींदारों को उनकी जमीन लौटा दी, कुछ जमींदारों को कई कई गांव दे दिए, और जिन जमींदारों ने इनकी बात नहीं मानी उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके से इन्होंने विद्रोह का दमन किया। कौन कौन से, मुगलों का हटा करके, दिल्ली पर कब्जा, इंग्लैंड से फौज बुला करके, फिर आपका क्या था हमारे पास, मार्शल लागू कर देना, और एक था क्या, इनाम दे करके। ठीक है। जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी उनको क्या कर दिया गया, उनको यहां से हटा दिया गया। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट होता है, क्या आप लिख सकते हो, एक और अन्य वो पॉइंट था कि नवाबों या विद्रोहियों के नेताओं को इतनी बेरहमी से मारा जाता था, जो भी इनके नवाब होते थे या जो भी इनके नेता लोग होते थे ना, उन लोगों को इन्हीं के सामने इतनी बेरहमी से मारा जाता था कि उसके बाद ना बाकी लोगों में विद्रोह करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि अंग्रेजों ने हर संभव प्रयास किया, साम दाम दंड भेद हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया, और जिन प्रयासों के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे पूरा पुनः से कहीं ना कहीं राज स्थापित कर सके, मात्र 5-6 महीने के अंदर ही। और एक और पॉइंट होता है कि अगर आपसे पूछा गया नहीं अवध पर इन्होंने अपना पूर्ण नियंत्रण कब प्राप्त कर लिया, तो मार्च 1858 तक आते आते थे। ठीक है। अवध जो था वो सबसे आखिरी में इनके नियंत्रण में आया, याद रखना। ठीक है। वैसे तो पूरे देश में शांति आ गई थी दिसंबर तक या सितंबर तक, बट इन्होंने अवध में सबसे आखिरी में नियंत्रण पाया, वो भी कब, मार्च 1858 तक। ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इन सबके पश्चात जो एक और टॉपिक आता है आपका, वो होता है विद्रोह की छवियां। तो इस टॉपिक के अंदर ना एमसीक्यू के हिसाब से या फिर ना वो इमेज वाले जो बेस क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी टॉपिक थे देखो इसके अंदर। तो अंग्रेजों ने ना, देखो उस दौरान होता क्या था कि अंग्रेजों ने कई सारे इमेज बनाए, अंग्रेजों ने उस दौरान कई सारी ऐसी पेंटिंग बनाई जिस पेंटिंग में उन्होंने अपने आप को क्या दिखाया, रक्षक, और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको क्या बताया, उन्होंने भक्षक बताया। उन लोग जो विद्रोह कर रहे थे ना, उनको उन्होंने क्या बताया, दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया कि ये जो विद्रोही है ना, ये क्या करना चाहते हैं, ये अपने साथ साथ पूरे देश का बंटाधार करना चाहते हैं। ऐसी इमेज थी। इसमें देखो सबसे पहली इमेज होती है आपकी वाली पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ। अगर आपसे पूछे द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये कौन थे आपके, टॉमस जॉन बार्कर। याद रखना ये चीज, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये बनाई है आपका टॉमस जॉन बार्कर। अब इस पेंटिंग में था क्या, देखो समझ ध्यान से, विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया। इस पेंटिंग में ये बताया गया है कि जितने विद्रोही करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने लखनऊ पर घेरा डाला, और लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। ये बताया जाता है इस चित्र के अंदर कि लखनऊ पर विद्रोहियों ने घेरा डाला और उनकी रक्षा करने के लिए, उनमें से भी खासकर यहां पे वर्ड किया गया किसका यूज, ईसाई लोगों की, यानी ईसाइयों की रक्षा करने के लिए कौन, कैप्टन जो है या कमिश्नर जो है हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, इन सबको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यानी इस चित्र में ये बताया जा रहा है क्या है हमारे पास, ये जो लोग हैं ये रक्षा करने वाले हैं और विद्रोही जो हैं वो अत्याचारी हैं, ये बताया जा रहा है। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। मतलब बाद में लॉरेंस मारा जाता है और कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में ये जो रेजिमेंट था वो सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। और 20 दिन के बाद, यानी 25 सितंबर के 20 दिन बाद, लगभग आपका 15 अक्टूबर के बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों को एक नया कमांडर, कौन, कॉलिन कैंपबेल, भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। तो अगर आपसे पूछता है द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग किसने बनाई है, तो हम कहेंगे टॉमस जॉन बार्कर ने। इस चित्र के अंदर बताया क्या गया है, तो चित्र में बताया गया है क्या कि विद्रोही जो है विद्रोह करते करते कहां पहुंच गए, तो पहुंच गए लखनऊ के अंदर। उन्होंने लखनऊ में घेरा डाला। तो उसके बाद जो आपके कैप्टन थे, कौन, आपके
कर्नल या कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, इसने क्या किया, सभी ईसाइयों को लेकर के एक सुरक्षित रेजिडेंसी के पास चले गए। बाद में हेनरी तो मारा जाता है, बट फिर इनको बचाने का जिम्मा किसके पास आता है आपका, एक कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में। फिर बाद में यानी कि लगभग 15 अक्टूबर के बाद इनको एक नया लीडर मिल जाता है, और वो लीडर था कौन, कैंपबेल। तो कैंपबेल ने इनको कहीं ना कहीं दोबारा से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, दोबारा से इन लोगों को जीवन दान प्रदान किया, किसने, कैंपबेल ने। और यहां पर यही बात की गई है कि बारकर की पेंटिंग कैंपबेल का आगमन के क्षण का जश्न मना रहा है। और इसमें वही बताया रहा है कि जब कैंपबेल आया है ना, तो कैंपबेल के आने से आखिर किस प्रकार से लोग जश्न मना रहे हैं। उनको लगा कि भाई अब हमारे पास हमारा रक्षक आ गया। कैनवस के माध्यम से कैंपबेल, ऑर्ट्रम और हैवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। इसमें आपको 3 लोगों की छवियां दिखेंगी, कैंपबेल, ऑर्ट्रम और हैवलॉक। इन लोगों को एक तरह से हीरो बताया गया, नायक बताया गया है। और उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है, और ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है। आप देखोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये जो आपके वो हैं तीनों लोग, ये ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर उजाला काफी, यानी कहीं ना कहीं ये क्या लेकर आ रहे हैं, आपके रोशनी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है ये जो पेंटिंग है किसके बारे में, तो हम कहेंगे रिलीफ ऑफ लखनऊ। किसने बुलाई है आपकी, थॉमस जॉन बारकर ने। और इस पेंटिंग में क्या बताया गया है, तो इस पेंटिंग में बताया गया आपके पास कि जो किस प्रकार से विद्रोही जो हैं आते हैं आपके लखनऊ के अंदर, और लखनऊ में आने के पश्चात उनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपके हेनरी लॉरेंस की। बाद में लॉरेंस तो मारा जाता है, फिर इंग्लिश उनकी रक्षा करता है। फिर बाद में आपके 3 लोगों के नाम आते हैं, एक हैवलॉक आता है, एक आपका ऑर्ट्रम, और बाद में आता है कैंपबेल। ऑर्ट्रम, हैवलॉक और आपका कैंपबेल। और ये जो चित्र है वो कहीं ना कहीं इसी बताया गया है कि जब आपका कैंपबेल आता है तो उसके आने से किस प्रकार से यहाँ के लोग जो है वो खुशी से आपका जश्न मना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगा है कि उनका एक मसीहा या उनका जो हीरो आ गया है। तो बेसिकली इस पूरे चित्र का जो मोटिव है वो क्या है, नायकों को, अंग्रेजों को हीरो दिखाना और विद्रोहियों को एक तरह से अत्याचारी दिखाना, जिनकी शिकंजे में केवल अंग्रेजी अफसर नहीं थे, बल्कि वो सारे लोग थे जो गैर निर्दोष ईसाई लोग होंगे वो सारे। ठीक है, तो ये आपका पूरा चित्र जो था इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नाम याद रखना इसके बारे में। अगला जो आपका चित्र होता है वो है किसके बारे में, देखो अगला चित्र होता है आपका इन मेमोरियल चित्र। अब देखो दूसरे, एक तो मैंने बताया इस पूरे चित्र में क्या बताया था, तो पहले चित्र के अंदर तो ये बताया गया आपका कि अंग्रेज जो है वो किस प्रकार से आपके हीरो हैं और जो विद्रोही हैं वो किस प्रकार से अत्याचार है। दूसरे कई चित्र थे जिसमें ना क्या बताया गया कि विद्रोहियों को ना ये बताया गया कि भाई वो जो लोग हैं वो क्या है, औरतों और बच्चों को भी दया नहीं दिखा रहे थे। मतलब ऐसा प्रकट किया जा रहा है चित्रों के माध्यम से कि जो विद्रोही हैं वो औरतों और बच्चों को भी बिल्कुल उन पर दया नहीं दिखा रहे थे, उनको भी मारते रहते थे। तो ये कह रहा है अंग्रेज, औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। ये जो चित्र है आपका इन मेमोरियल बनाया किसके द्वारा गया है, जोसेफ नोएल पैटर्न। जोसेफ नोएल पैटर्न। इस चित्र में आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई औरतें जो हैं, बच्चे लोग जो कमरे में अपने आप को कैद करके रखे और उनको डर है इस बात का कि कहीं बाहर से आकर के विद्रोही हम लोगों को हत्या ना कर दे। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखो अखबारों में छपी खबरों और जनता की कल्पना और मनादेश पर भारी असर होता था। आमतौर पर जो भी खबरें अखबार में छपती थी ना, उन अखबार में छपी हुई खबरों से कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच तय करती है। आमतौर पर यही जो घटनाएं होती हैं या जो चित्र में दिखाया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को दर्शाती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। और आमतौर पर ऐसी चित्र इसलिए बनाई जाती थी ताकि ब्रिटिश की जनता को यह लगे कि भाई जो वहां पर विद्रोही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और खास करके वो जो औरतों और बच्चों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है। और इस चित्र को दिखाया गया आपका इसी में। जोसेफ नोएल पैटर्न ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल नामक एक चित्र बनाया था। इस चित्र में अंग्रेज, औरतें और बच्चे घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देती हैं और वे लाचार और मासूम दिख रही हैं, और मानो एक भयानक घड़ी की आशंका है कि कभी भी बाहर से विद्रोही आएंगे और इन सबका हत्या करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चित्र था। सही चीज, तो छवियों के माध्यम से क्या दिखाया गया, पहले तो दिखाया गया कि अंग्रेज जो है वो हीरो हैं, विद्रोही आपके अत्याचारी हैं। दूसरा चित्र था आपका इन मेमोरियल वाला, जिसे बनाया गया है जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि जो विद्रोही होते थे ना वो औरतों और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार करते थे, उनकी भी कोई वो कदर नहीं करते थे। और इन सब के माध्यम से जब ये चित्र अखबार में छपकर आते थे तो ब्रिटिश लोगों के मन में ये भावनाएं आती थी कि भाई कि जो विद्रोही हैं वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हैं। ठीक है, और तीसरा जो चित्र था आपका वो किसके बारे में है, तो ये है आपका कानपुर में सिपाहियों से लड़ रही कौन, अपनी रक्षा करती कौन, मिस व्हीलर। तो यहां पर ये है। तो अब यहां पर देखो, मतलब आप दिखाया रहो कि पहले तो औरतों का अत्याचार दिखाया, फिर बाद में एक चित्र बनाया ऐसा जिसके अंदर औरतों को अपनी सुरक्षा करते हुए खुद दिखाया गया है। तो इस चित्र में जो मिस व्हीलर है वो अंग्रेज क्या करें, सिपाहियों से लड़ रही है। तो वही कहा गया यहाँ पर
कुछ अन्य रेखा चित्र और पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। वे विद्रोहियों के हमले से अपने बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो तो औरतों को वीरता की मूर्ति के तौर पे दिखाया गया। ठीक है, इसमें मिस व्हीलर मध्य में आमतौर पर देखोगे तो इसमें मिस व्हीलर जो है वो क्या कर रहे हैं, सिपाहियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है भाई, सही आप। तो वही बताया गया, तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहां भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दिखाया गया है। तो कुल मिला के 3 चित्र ऐसे हो गए आपके। पहला हो गया आपके, अगर आपसे पूछना ना कि किन किन छवियों के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, तो पहला था आपका द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ठीक है, आपका बारकर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जिसमें कैंपबेल के आने का जश्न था, जिसमें बताया गया कि भाई जो विद्रोही हैं वो किस प्रकार से अत्याचारी हैं, वो ईसाई धर्म के या ईसाई लोगों को चुन चुन करके मार रहे थे जिनकी गलती भी नहीं थी। ठीक है, फिर दूसरा चित्र था आपके पास कौन सा, तो इन मेमोरियल में हमने देखा ये कि किस प्रकार से जो विद्रोही हैं वो अत्याचारी हैं, वो दानव हैं एक तरह से, जो महिला और बच्चों के साथ भी अत्याचार कर रहे थे। और तीसरा चित्र है जिसमें एक अलग ही छवि के तौर पे औरतों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप देख पा रहे हो मिस व्हीलर को क्या किया गया है, मिस व्हीलर स्वयं को, अपने आप को सिपाहियों से बचा रही है, जहां पे औरतों को वीरता का सूचक दिखाया गया है। ठीक है, पहले भी उनको लाचार दिखाया गया, फिर बाद में उन्हें अपनी रक्षा करते हुए एक ताकत का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, ये चीज था, समझे। और अगला एक जो चित्र है आपके पास, एक और चित्र आता है आपका 4 नंबर पे। इस चित्र में आप देख पा रहे हो क्या, फिर बाद में ना अब अंग्रेजों के पलटवार का ये चित्र है। इसमें आप देखोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो 4 4 8 4 12 यानी कि 12 विद्रोहियों को ये लोग अब फांसी पे टांग रहे हैं। और फांसी पे टांग भी कहां रहे, खुले मैदानों के अंदर। मैं पढ़ के बताता हूं क्या लिखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियस एंड एट पेशावर। कहता है क्या, पेशावर में विद्रोहियों की मृत्युदंड देना, पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड देने वाली ये चित्र है। इस चित्र को बनाया किसने आपका, तो ये चित्र जो है आपका वो इलस्ट्रेटेड लंदन में छापी गई थी ये इमेज। कहते हैं क्या कि इस चित्र के अंदर 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं। ठीक है, और चारों तरफ से तोपे जो है इनकी तरफ तान दी गई है, तोपे। यह सामान्य दंड का दृश्य तो नहीं है, मतलब नॉर्मल पनिशमेंट तो है नहीं ये, तो क्या है, तो यह दहशत का प्रदर्शन था। यानी लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं होगी, बल्कि लोगों के बीच में दी जा सकती है और उसे खुले नाट्य के तौर पे प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो ये था आपके पास चौथा चित्र। सही, इस चित्र में क्या कहा गया है, तो लोगों के अंदर या विद्रोहियों के अंदर दहशत बताने के लिए यह कहा गया कि जो भी बंदा पकड़ा जाएगा ना, तो उसे ऐसा नहीं होगा कि बंद कमरे के अंदर गोली मार के उसकी सजा दी जाएगी, नहीं, उसे खुले में नाटकीय ढंग से उसे सजा दी जाएगी। सजा देने का काम इस प्रकार से है, जैसे आप देख पा रहे हो इस चित्र के अंदर 12 विद्रोही लटके हुए हैं, उन सब के सामने आसपास आप देखोगे तो 12 तोपे, अलग अलग तोपे तंगी हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह एहसास कराएगा कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा क्या होता है। तो ये आपके 3-4 चित्र थे। पहला रिलीफ ऑफ लखनऊ बारकर के द्वारा, दूसरा इन मेमोरियल, तीसरा हो गया आपके पास जो चित्र है वो किसका है, वो मिस व्हीलर जो अपने आप को रक्षा करते, इसमें औरतों को ताकत का प्रतीक बताया गया है। और देन आपके पास क्या था कि विद्रोहियों का दमन किस प्रकार से किया जा रहा है, उनको सजा किस प्रकार से दी जा रही है। ठीक है, तो ये 3-4 चित्र हैं। और आपका लास्ट में एक और चीज होता है, देखो, तो 5, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस प्रकार से छवि या किस प्रकार से पेंटिंग या दृश्यों के द्वारा ब्रिटिशर्स ने या अपने उस समय की जो 1857 के जो भी कांड हुए थे उन सबको प्रस्तुत किया, तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट होता है ना, दया के लिए कोई जगह नहीं। ये जो चित्र है आप इस चित्र में देख पा रहे होगे, ये जो है हमारे पास ये है आपका कैनिंग, और कैनिंग को ना एक बूढ़े व्यक्ति के तौर पे दिखाया गया है, मात्र इसलिए क्योंकि कैनिंग ने उस समय यह कह दिया था मीडिया के अंदर जाकर के कि भाई जो भी सिपाही हम एक और जो मतलब जिन सिपाही ने गलती की है या अपराध किया है, हम उनको एक और मौका दे रहे हैं, अगर वो चाहें तो हम उन पे दया दिखा सकते हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो जैसे कैनिंग ने ये बात कही ना कि हम उनको दया दिखा देंगे, तो उनको मजाक उड़ाते हुए एक तस्वीर बनाई गई थी जिसमें आप देख पा रहे हो कि कैनिंग को बूढ़ा दिखाया गया है और यहां पर जो है विद्रोही है, और विद्रोही के हाथ में जो तलवार है उस तलवार में खून लगा हुआ है, जो अभी भी है कि भाई एक तरह से कैनिंग दया दिखाना चाहता है, बट ये लोग चाहें तो कभी भी इसको भी मार सकते हैं। तो ऐसा करके प्रस्तुत किया गया है इस चित्र के अंदर। सुना है इस चित्र में क्या बताया गया है, कैनिंग ने केवल यह बात कही थी कि जिन विद्रोहियों को या जिन सैनिकों को लगता है कि उनसे गलती हो गई है और अगर वो अपने आप को सरेंडर करना चाहें तो हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, हम उन पर दया दिखा सकते हैं। तो जैसे उन्होंने दया की बात कही ना, तो अखबारों में चल गया कि भाई दया के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो किया, मतलब ब्रिटिश अखबार ने छापा है कि भाई
जो कैनिंग ने बात कही ना कि दया दिखाना, तो दया की कोई जगह नहीं है भाई, सीधे मृत्युदंड दिया जाए, इन लोगों को सजाए मौत दी जाए। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैनिंग को दिखाया गया बूढ़े व्यक्ति के तौर पे, और यहाँ पर जो सिपाही होते हैं, जो विद्रोही हैं, इनको दिखाया गया है इस प्रकार से कि इनके हाथ में अभी भी आप तलवार देख पा रहे हो, तलवार में लगे हैं खून, और इस खून की लपटों से कभी भी वो इसकी कैनिंग को मार सकते हैं। समझा चीज? तो इस तरह से आपके पास ये 4 से 5 चित्र हो जाएंगे आपके पूरे। पहला द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला बारकर के द्वारा पेंटिंग, इन मेमोरियल में दिखाया गया कि महिलाओं को किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है उनके साथ विद्रोहियों के द्वारा। तीसरा जो चित्र था आपके पास वो मिस व्हीलर को, यानी एक तरह से औरतों को ताकत का प्रतीक। चौथा चित्र ये था कि दमन का जब विद्रोह किया जाएगा तो दमन को दमाने के लिए, यानी कि कभी भी विद्रोहियों को ना एक बंद कमरे में सजा नहीं जाएगी। सजा देने का तरीका इस प्रकार से होगा कि उन्हें खुले मैदान के अंदर तोपों के द्वारा इतनी गहरी तरीके से सजा दी जाएगी ताकि अन्य विद्रोही उनके खिलाफ कभी भी आवाज उठा ना सके। और 5वां पॉइंट ये था हमारे पास कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है उस पर दया नहीं दिखाई जाएगी, और अगर दया दिखाया गया तो उसके साथ कोई भी ब्रिटिश अधिकारी जो है या ब्रिटिश नागरिक उसको सराहेगा नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा कि भाई वाह तुमने दया दिखा दी। तो दया के लिए कोई भी जगह नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर था जो खत्म हो गया। मेजर जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस चैप्टर से, तो पहली बात तो वही कि विद्रोही चाहते क्या थे, विद्रोह को किस प्रकार से दमन किया गया, ठीक है। फिर एक था हमारे पास क्या, अवध वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था क्या, कि किस प्रकार से अफवाहें फैल रही थी और अफवाहों पे लोग भरोसा क्यों कर रहे थे। तो ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें, कि अफवाह कौन कौन सी अफवाहें थी, अफवाहों को किस प्रकार से लोग भरोसा करते थे उसके ऊपर। तीसरा अवध के बारे में सब कुछ, वो जो देश से जान जा चुकी है वो लाइन किसके बारे में थी, वो इंपॉर्टेंट था। फिर आपके पास जो टॉपिक था कि विद्रोही चाहते क्या थे और विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया गया। और देन लास्ट जो क्वेश्चन था कि किन किन चित्रों या किन किन छवियों के द्वारा उन्होंने विद्रोह के बारे में बातें प्रस्तुत की थी। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे अब गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।